everyone, welcome back to our channel. So today we are going to complete one of the most important chapter for the NEET point of view से देखिए जो कि है इकोलॉजी का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये वन शॉट वीडियो होने वाली है एंड इफ यू आर वाचिंग दिस चैप्टर जस्ट मेक श्योर ओपन योर एनसीईआरटी। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे, क्योंकि नई एनसीईआरटी में पॉपुलेशन एट्रीब्यूट से है, लेकिन उससे पहले का भी हम कंप्लीट कर लेते हैं बिकॉज वी हैव अ टाइम एंड आई एम 110% श्योर इस लेक्चर देखने के बाद आपको ये लेक्चर अच्छे से टिप्स पे हो जाएगा। आप कमेंट करेंगे कि मैम ये लेक्चर जो है हमारा बहुत अच्छा कंप्लीट हुआ। तो जस्ट बी पेशेंट, स्टार्ट सीइंग द लेक्चर, ओपन योर एनसीईआरटी एज वेल एज योर नोट्स। ठीक है, साथ के साथ चैप्टर खत्म करते हैं एंड फिनिश इट ऑफ। ठीक है, डोंट वेट 2x पे वीडियो देखो या 1.5x पे देखो, पर ये चैप्टर जो है साथ के साथ कंप्लीट करो। मेक श्योर कान खुले हों आपके, एक एक चीज जो है ध्यान से सुननी है। बहुत अच्छे से जो चैप्टर है कंप्लीट करेंगे, एक एक वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के अगर नोट्स चाहिए फटाफट कमेंट पे नोट्स लिख देना, उसके बाद व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, सो इस चैप्टर को जो है फटाफट से बिगिन करते हैं। दैट इज योर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। एंड दोज हु आर न्यू, जो कि फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है चैप्टर्स कंप्लीट हो रहा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन नीट के रिस्पेक्टिव में, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। एनसीईआरटी साथ के साथ इसलिए खोल के रखना क्योंकि साथ के साथ वी आर गोइंग टू रीड एनसीईआरटी एज वेल। तो चलिए, जो आज का जो अपना चैप्टर है दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो दीज आर द चैप्टर ऑफ बायोलॉजी और द यूनिट्स ऑफ बायोलॉजी व्हिच आर गोइंग टू बी कवर बाय मी एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जितनी भी बॉटनी वाली यूनिट्स हैं वो बहुत जल्दी इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम जूलॉजी करेंगे। नेक्स्ट, ये टोटल जो है दैट इज 13th चैप्टर जो है कंप्लीट हो गए हैं, और आज जो है 14th हमारा चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है। दैट इज योर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। बहुत अच्छे से ये जो चैप्टर है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। एकदम एनर्जी के साथ पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिनिश करना है इस चैप्टर को। तो सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन की बात करें तो हमें पता होना चाहिए इकोलॉजी क्या होती है। व्हाट इज इकोलॉजी, इकोलॉजी होता क्या है उसके बारे में हम जो है बात करते हैं। सो इकोलॉजी है दैट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। दो ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटरेक्शन क्या है और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन क्या है। ठीक है, इसके बारे में होता है इकोलॉजी। ठीक है, इसके बारे में जो होता है दैट इज योर इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी, अगर हम इकोलॉजी की बात करें सो दैट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। दो ऑर्गेनिज्म के बीच के इंटरेक्शन को हम कहेंगे बायोटिक का, बायोटिक के साथ इंटरेक्शन हुआ। और अगर उस ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ हुआ तो वो होगा एबायोटिक इंटरेक्शन। इज इट क्लियर? ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इंटरेक्शन है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ क्या इंटरेक्शन है, और साथ के साथ ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, उसी को जो है इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हु वाज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी के पापा कौन है? ठीक है, रामदेव मिश्रा। इकोलॉजी के फादर का नाम है रामदेव मिश्रा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत होती है ऑर्गेनिज्म से। कहाँ से शुरुआत होती है? ऑर्गेनिज्म से शुरुआत होती है। ऑर्गेनिज्म कैसी यूनिट है? दैट इज अ बेसिक यूनिट। इंडिविजुअल, एक सिंगल ऑर्गन, जैसे मेरी बात करो तो ऑर्गेनिज्म, मैं एक ही इंडिविजुअल। बहुत सारे अगर सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, कैसे ऑर्गेनिज्म हो? दैट इज मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज, मतलब सारी ह्यूमन की स्पीशीज है, तो हम कह देंगे वो हो गया पॉपुलेशन। कैट की एक अलग स्पीशीज, डॉग स्पीशीज अलग, ह्यूमन स्पीशीज अलग, तो वो जो स्पीशीज का कलेक्शन है, ग्रुप है, उसे कहते हैं पॉपुलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी? कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी का मतलब होता है पॉपुलेशन के अलग अलग ग्रुप। ठीक है,
ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, कैट पॉपुलेशन, डॉग पॉपुलेशन और ह्यूमन पॉपुलेशन, ये सारे एक जगह प्रेजेंट है, तो हमने कह दिया कम्युनिटी। इकोसिस्टम क्या होता है? तो इकोसिस्टम जो है दैट इज अ फंक्शनल यूनिट। इकोसिस्टम को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? इकोसिस्टम वो एरिया होता है जहाँ पे इंटरेक्शन होगा, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब का इंटरेक्शन हो रहा है एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ, नॉन लिविंग के साथ, एबायोटिक, वाटर, टेम्परेचर, इनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो दैट इज अ इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम ही क्या है? फंक्शनल यूनिट है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम के बाद क्या बनेगा? इकोसिस्टम के बाद बनेगा लैंडस्केप, बायोम और बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में आपका टेम्परेचर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब एयर का पूरा एटमॉस्फेयर, लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर वगैरह आ जाएगा। सो दैट इज योर ये है पूरा इकोलॉजिकल हायरार्की। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सपोज करो 4 बॉक्सेस बने, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, ठीक है। अगर अगर कोई एक ही ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, कोई एक ही इंडिविजुअल है, तो उसे हम कह देंगे ऑर्गेनिज्म। क्या कह देंगे? ऑर्गेनिज्म। अब इसी ग्रीन से बना रही हूं मैंने, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाए सेम स्पीशीज के, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज दे ऑल आर सेम स्पीशीज, सारी की सेम स्पीशीज है, तो ये हो गया पॉपुलेशन। क्या हो गया? ये पॉपुलेशन। क्या हो गया? पॉपुलेशन। उसी तरीके से एक बनाए मैंने एक स्पीशीज का ग्रुप पॉपुलेशन, फिर बनाया मैंने दूसरी स्पीशीज का पॉपुलेशन, फिर बनाया मैंने तीसरी स्पीशीज का पॉपुलेशन, फिर मैंने बनाया चौथी स्पीशीज का पॉपुलेशन। जब ग्रुप ऑफ, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट पॉपुलेशन, एक ये पॉपुलेशन हो गई, ये पॉपुलेशन हो गई, ये पॉपुलेशन हो गई, पॉपुलेशन क्या होती है? दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज, ये पॉपुलेशन हो गई। जब अलग अलग डिफरेंट पॉपुलेशन का ग्रुप हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी। उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी। ठीक है, इकोसिस्टम में क्या होगा? ऐसा एरिया जहां पे ऑर्गेनिज्म तो हो, साथ के साथ एबायोटिक फैक्टर हो, प्लस एबायोटिक भी हो, प्लस एबायोटिक भी हो। एक ही पॉपुलेशन हो? नहीं बेटा, अलग अलग पॉपुलेशन भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देंगे? इसे हम कह देंगे इकोसिस्टम, क्योंकि यहाँ पर एबायोटिक भी आ गया और ये आपकी फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, लेट्स सी द एनसीईआरटी। फटाफट से जो है एनसीईआरटी देखते हैं। तो यू हैव रेड, ठीक है, ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस क्लास कि इकोलॉजी वो सब्जेक्ट है जहां इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ, या फिर ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन है उसके फिजिकल और एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ। इकोलॉजी के जो हैं 4 लेवल हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में सिर्फ 4 लेवल बात की गई है। एक ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायो। ठीक है, कौन कब कहाँ आता है आपको पता चलेगा। पहले आएगा ऑर्गेनिज्म, पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले जो है ऑर्गेनिज्म, फिर आएगा पॉपुलेशन, फिर आएगा कम्युनिटी, फिर आएगा इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद आएगा लैंडस्केप, लैंडस्केप के बाद होगा बायोम, और बायोम के बाद होगा बायोस्फीयर। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कब आएगा लैंडस्केप? इकोसिस्टम के बाद, फिर बायोम बनेगा, बायोम के बाद लास्ट में बायोस्फीयर बनेगा। एनसीईआरटी में किन की बात करी गई है आपको पता है? एनसीईआरटी में सिर्फ 4 लेवल लिखे हैं। एक लिखा है ऑर्गेनिज्म का, एक पॉपुलेशन का, एक कम्युनिटी का, और लास्ट जो लिखा है दैट इज बायोम का। कौन कब कहाँ आता है? क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोलॉजी जो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल पे,
ऑर्गेनिज्म लेवल पे जो इकोलॉजी पढ़ी जाती है वो कैसी इकोलॉजी होती है? ऑर्गेनिज्म लेवल पे जो इकोलॉजी पढ़ी हो जाती है वो कैसी होती है? दैट इज अ फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। कैसी इकोलॉजी होती है? दैट इज अ फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी अगर और एक ही ऑर्गेनिज्म लेवल पे बात करें तो कैसे देखी जाएगी? उसकी फिजियोलॉजिकल से देखी जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस इज टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, साथ के साथ लिखते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए। ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को एनवायरनमेंट में अडेप्ट क्यों किया? एक स्टोरी की तरह सुनिए। ऑर्गेनिज्म जो है उसने अपने आप को अडेप्ट क्यों किया? क्या जरूरत पड़ी कि उसके अंदर एडेप्टेशन लाने की? ठीक है, एनवायरनमेंट में वो फिट रहे, क्या जरूरत थी उसकी? ताकि उसका सर्वाइवल अच्छा हो सके, वो ज्यादा लंबे वक्त तक जी सके। दूसरा कारण क्या था? रिप्रोडक्शन, ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके और नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, इसीलिए ऑर्गेनिज्म जो है एनवायरनमेंट में अडेप्ट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारी रोटेशन है ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ की बात करें तो जो अर्थ का रोटेशन है सन के अराउंड या एंड टिल्टेड ऑफ एक्सिस। ठीक है, जब अर्थ रोटेट करती है सन के अराउंड और एक्सिस उसकी टिल्ट करती है तो उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है? उसकी वजह से एनुअल वेरिएशन क्रिएट होता है। क्या होता है? एनुअल वेरिएशन। क्वेश्चन आता है एनुअल वेरिएशन क्यों क्रिएट होता है? दैट इज अ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड द टिल्टेड ऑफ एक्सिस। व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल वेरिएशन? एनुअल वेरिएशन मतलब जो टेम्परेचर है उसका ड्यूरेशन कम ज्यादा होता है और टेम्परेचर की इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है। ठीक है, क्या चेंज आएगा? टेम्परेचर की जो इंटेंसिटी है वो कम ज्यादा होगी, ड्यूरेशन जो है टेम्परेचर का वो कम ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर की ड्यूरेशन इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है तो अलग अलग क्या बनते हैं? डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स बनते हैं। तो पता चला डिफरेंट सीजन्स कैसे बनते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लेना, डिफरेंट सीजन जो है कैसे बनते हैं। तो डिफरेंट सीजन बनते हैं, क्या अर्थ का रोटेशन है अराउंड द सन, उसकी एक्सिस कौन सी है जिसकी वजह से एनुअल वेरिएशन क्रिएट होता है। एनुअल वेरिएशन कहाँ का मतलब टेम्परेचर की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बदलेगी। टेम्परेचर ड्यूरेशन क्या ड्यूरेशन है, क्या इंटेंसिटी है, वो चेंज होगा और जब वो चेंज होगा तो अलग अलग सीजन्स बनेंगे, अलग अलग सीजन्स बनेंगे। इज इट क्लियर? So this is about rotation, this is about how different seasons are formed। क्यों अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग सीजन बनते कैसे हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो ये एनुअल वेरिएशन है, ठीक है, जो ये एनुअल वेरिएशन है जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा है, एनुअल वेरिएशन मतलब जो टेम्परेचर के बारे में बात की गई है कि टेम्परेचर की क्या इंटेंसिटी है, क्या ड्यूरेशन है, उसके साथ अगर प्रेसिपिटेशन भी आ जाए, ठीक है, मतलब टेम्परेचर के साथ क्या और आ जाए, टेम्परेचर के साथ कैसी रेन है, कैसी स्नो है, अगर वो भी आ जाए तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बायोम बना लेंगे। दोनों मिलके क्या बना लेंगे? दैट दे फॉर्म बायोम्स आर फॉर्म्ड। तो आपको पता चलेगा बायोम कैसे बनेंगे। बायोम क्या होता है? बायोम कैसे बनते हैं? बायोम वो जगह जहां टेम्परेचर का भी हो, रेन का भी हो, स्नो का भी हो। ठीक है, टेम्परेचर का एनुअल वेरिएशन भी हो, रेन स्नो का भी वेरिएशन हो, प्रेसिपिटेशन हो, तो बायोम्स जो है बनते हैं। कौन कौन से बायोम्स होते हैं? जैसे डेजर्ट बायोम, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा। ठीक है, तो दीज आर द बायोम्स। क्लियर? बायोम्स कैसे बनेंगे, सीजन्स कैसे बनेंगे, ये क्लियर होगा। टेम्परेचर के साथ अगर टेम्परेचर में चेंज है, टेम्परेचर में वेरिएशन है तो अलग अलग सीजन्स बन जाएंगे। और टेम्परेचर के साथ अगर प्रेसिपिटेशन में भी वेरिएशन है जो कि स्नो और आपका रेन है तो बायोम्स बन जाएंगे। क्लियर है? इज इट क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट मूव टू द अनदर स्लाइड। तो बायोम कौन कौन से होते हैं मैंने अभी आपको बताया। बायोम्स हैं आपके डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट और टुंड्रा। रेन फॉरेस्ट दो तरीके के, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? लेट्स सी द एनसीईआरटी। फटाफट से एनसीईआरटी देखते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो अगर हम बात करें इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल पे तो वो कैसी होती है? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी होती है।
ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को अडेप्ट क्यों किया है, क्या जरूरत पड़ी ऑर्गेनिज्म को, ताकि अपनी सर्वाइवल के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। अगर हम बात करें कि हाउ द रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ की अराउंड द सन और उसकी एक्सिस का टिल्ट कैसा है, उसकी वजह से क्या आता है, एनुअल वेरिएशन आता है इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर में। टेम्परेचर की ड्यूरेशन और टेम्परेचर की इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं। अगर इन्हीं वेरिएशन के साथ, इन्हीं टेम्परेचर वेरिएशन के साथ आप प्रेसिपिटेशन भी मिला दें, मतलब स्नो और रेन भी मिला दें, तो अलग अलग बायोम्स देखने को मिलते हैं, लेट्स सी द बायोम्स। सो दीज आर द बायोम्स, ये जो है बायोम है, ठीक है, ये क्या है, ये है बायोम्स। अगर हम बायोम्स की बात करें, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड बेटा। चलो बायोम्स की बात करें, ठीक है, तो ये हो गया आपका डेजर्ट, ये क्या हो गया, दैट इज अ डेजर्ट। ये हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये हो गया ग्रासलैंड, ये हो गया टेम्परेट फॉरेस्ट, ये हो गया कॉनीफेरस, ये हो गया आर्टिक अल्पाइन टुंड्रा। ये आपको इनकी लेबलिंग जो है याद होनी चाहिए, इनकी लेबलिंग जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो आपको यहाँ पे देखो प्रेसिपिटेशन नीचे की तरफ लिखा है और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो रेनफॉल कैसी है इसकी, हाई रेनफॉल एंड मॉडरेट टेम्परेचर, हाई रेनफॉल एंड मॉडरेट टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा देखने को मिल रहा है, मॉडरेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेजर्ट की, तो डेजर्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, कोई भी रेनफॉल नहीं है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। डेजर्ट में क्या है, नो रेनफॉल, या हो सकता है थोड़ी लिटिल बिट हो, एंड टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। उसी तरीके से ग्रासलैंड भी देखें तो ग्रासलैंड में भी क्या है, सेम चीज है, दैट इज अ लिटिल रेनफॉल और हाई टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट की, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, टेम्परेट फॉरेस्ट में क्या है, मॉडरेट रेनफॉल देखो नीचे है, रेनफॉल की तरफ डायग्राम है, मॉडरेट रेनफॉल और टेम्परेचर भी वेरिएबल होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कोनीफेरस की अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करते हैं कोनीफेरस की, तो देखो टेम्परेचर क्या है, ये है ना टेम्परेचर, कैसा दिख रहा है, तो दैट इज लो टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हो रहा है, लो हो रहा है, साथ के साथ और क्या हो रहा है, मॉडरेट रेनफॉल, और क्या हो रहा है, मॉडरेट रेनफॉल हो रहा है। आर्टिक और अल्पाइन टुंड्रा की बात करें तो लो रेनफॉल, आर्टिक और अल्पाइन टुंड्रा की अगर हम बात करें यहाँ, तो ये इनका क्या है, इनकी तो रेनफॉल भी कम है, लो रेनफॉल, और टेम्परेचर भी लो है, लो टेम्परेचर। क्वेश्चन क्या आ सकता है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी रेनफॉल कहाँ हो रही है, तो दैट इज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे कम मिनिमम कहाँ हो रही है, टुंड्रा में। लीस्ट कहाँ हो रही है, डेजर्ट में। क्लियर है, लीस्ट कहाँ हो रही है, दैट इज इन अ डेजर्ट, ठीक है, कहाँ हो रही है, डेजर्ट में हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
So let's draw the circle. ठीक है, this is a equator. ये क्या है? ये है इक्वेटर. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है 23 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 23 डिग्री साउथ. इसे आप कहोगे ट्रॉपिक रीजन. ट्रॉपिक रीजन के बाद फिर कौन सा रीजन आएगा? दैट इज अ टेम्परेट रीजन. ये हो गया टेम्परेट. ये भी क्या हो गया? टेम्परेट. और लास्ट वाला कौन सा रीजन हो गया? दैट इज अ टुंड्रा रीजन. लास्ट वाला कौन सा रीजन हो गया? टुंड्रा रीजन. क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया के मेजर बायोम्स जिसपे एनसीईआरटी पे डायग्राम दे रखा है, कौन कौन से हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नेक्स्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट और सी कोस्ट. एनसीईआरटी डायग्राम भी इसी पे. अगर देखो तो दिस इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दिस इज अ डेसिडियस. ठीक है, ये आपका हो गया डेजर्ट एंड दिस इज अ सी कोस्ट. क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हैबिटेट कैसे बनते हैं बायोम के अंदर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हैबिटेट आर फॉर्म्ड. हैबिटेट कैसे बनता है बायोम के अंदर? बायोम तो पता चल गया कि बायोम बन गया. बायोम में हैबिटेट कैसे बनेगा? हैबिटेट्स कैसे बनेगा? सो उसके लिए क्या होता है? देयर आर रीजनल एंड लोकल वेरिएशन. ठीक है, रीजनल और लोकल वेरिएशन होगी. अब आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट में भी रहते हैं, जैसे कि आर्के बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफिल्स. ठीक है, हॉट स्प्रिंग. तो ऑर्गेनिज्म जो है हार्श हैबिटेट में भी रहते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रहते हैं. हैबिटेट बनता कैसे है बायोम के अंदर? उसके रीजनल और लोकल वेरिएशन की वजह से. लेट्स सी द एनसीईआरटी. ठीक है, लेट्स सी द एनसीईआरटी. रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम. ठीक है, एक एक बायोम के अंदर क्या उसका रीजनल और क्या उसका लोकल वेरिएशन है, उसकी वजह से अलग अलग वाइड वैरायटी हमें हैबिटेट की देखने को मिलती है. नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑन प्लैनेट अर्थ लाइफ एग्जिट नॉट जस्ट इन फ्यू फेवरेबल हैबिट. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेवरेबल हैबिटेट पे आपको लाइफ देखने को मिलती है. लाइफ जो है वो एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट में भी देखने को मिलती है, जैसे कि स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट. ठीक है, परपेचुएटली रोन सेक मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशियन ट्रंचेस में भी देखने को मिलती है, टॉरेंशियल स्ट्रीम्स में भी देखने को मिलती है, प्रेमा फॉरेस्ट पोलर रीजन में भी देखने को मिलती है, माउंटेन के टॉप में भी देखने को मिलेंगी, थर्मल स्पिन बॉइलिंग में भी देखने को मिलेगी. इसके अलावा स्टिंकिंग कंपोजिट पिट्स में भी देखने को मिलेगी. यहाँ तक कि जो हमारा इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी 100 स्पीशीज है माइक्रोब्स की. कितनी स्पीशीज है? टोटल 100 स्पीशीज है माइक्रोब्स की. कितनी स्पीशीज है? 100 स्पीशीज. तो एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट के कुछ एग्जांपल है. पहला स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट, उसके अलावा रेन सोक्ड फॉरेस्ट, फिर डीप ओशियन ट्रंचेस, टॉरेंशियल स्ट्रीम्स, प्रेमा फॉरेस्ट पोलर रीजन, 6 हाई माउंटेन्स, 7 बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स और 8 स्टिंकिंग कंपोजिट पिट. हर जगह आपको लाइफ देखने को मिलेगी. हर जगह जो है आपको लाइफ देखने को मिलेगी. नेक्स्ट मूव करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजिकल नीश? इकोलॉजिकल नीश से क्या समझते हो? इकोलॉजिकल नीश होने की 3 क्राइटेरिया. ठीक है, पहला रेंज ऑफ कंडीशन ऑफ अ ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट. क्या ऑर्गेनिज्म कितनी रेंज ऑफ कंडीशन जो है टॉलरेट कर सकता है, रिसोर्सेज कौन कौन से यूटिलाइज कर सकता है, और इकोसिस्टम में, इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या उसका फंक्शनल रोल है, उसे हम इकोलॉजिकल नीश कहते हैं. ठीक है, इकोलॉजिकल नीश के क्या क्या क्राइटेरिया है? पहला क्राइटेरिया कितनी रेंज ऑफ कंडीशन जो है, वाइड रेंज ऑफ कंडीशन जो है टॉलरेट कर सकता है. दूसरा
रिसोर्सेज क्या क्या यूटिलाइज कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या उसका फंक्शनल रोल है इकोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है। अब अगर हम बात करें, एवरी स्पीशीज ऑलवेज हैव डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। हर एक स्पीशीज की बात करें तो हर एक स्पीशीज का जो है अलग अलग नीश होगा, मतलब उसका अलग अलग फंक्शनल रोल होगा, मतलब वो अलग अलग तरीके से जो है टेम्परेचर जो है रेंज ऑफ कंडीशन टॉलरेट कर रही है या अलग अलग रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रही है। कभी भी कोई भी दो स्पीशीज जो है, ठीक है, कभी भी दो स्पीशीज जो है उनका सेम नीश नहीं हो सकता। हर एक स्पीशीज का, ईच एंड एवरी स्पीशीज, लिख लो दिमाग में बिठा लो, ईच एंड एवरी स्पीशीज जो है उसका अलग ही नीश होगा। अगर कोई दो स्पीशीज एक ही हैबिटेट में रह रही है, एक ही जगह के अंदर दो स्पीशीज रह रही है, तो क्या उनका अलग अलग नीश होगा? हाँ, हर एक दूसरी स्पीशीज का, चाहे वो एक हैबिटेट में रह रही है, एक जगह रह रही है, अलग अलग स्पीशीज हैं, इसका मतलब उनका अलग अलग डिफरेंट नीश होगा। इज इट क्लियर? हर एक स्पीशीज का अलग नीश होगा, बस इतना दिमाग में बिठा लो। कोई भी स्पीशीज है उसका एक अपना नीश है, तो चाहे कितनी भी स्पीशीज एक हैबिटेट में रह रही हो, हर एक स्पीशीज का अलग अलग नीश होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए अब हम जो है आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द की एलिमेंट्स, ठीक है। व्हाट आर द की एलिमेंट्स जिसकी वजह से वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। अब किसी भी डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट में कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से वेरिएशन आ रहा है, चाहे वो फिजिकल टर्म में वेरिएशन आ रहा है, चाहे केमिकल टर्म में वेरिएशन आ रहा है, उसके लिए क्या क्या उसके की एलिमेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट के। तो वो की एलिमेंट्स एबायोटिक भी हो सकते हैं, बायोटिक भी हो सकते हैं। एबायोटिक को हम क्या कहते हैं? एबायोटिक को हम फिजियोकेमिकल कंपोनेंट्स कहते हैं, जैसे कि वाटर, लाइट, सॉइल। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन और पैथोजन। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी, व्हाट आर द की एलिमेंट्स, कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से इतना ज्यादा वेरिएशन, मतलब आपको इतने सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो चेंजेस फिजिकल टर्म में हो, चाहे वो केमिकल का टर्म में हो, अलग अलग हैबिटेट के अंदर आपको इतना वेरिएशन क्यों देखने को मिल रहा है? सबसे पहला कारण, एक तो आपके एबायोटिक फैक्टर्स, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, ठीक है। ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं इनको हम फिजियोकेमिकल कंपोनेंट्स भी कहते हैं। क्या सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, इनके साथ आपके बायोटिक कंपोनेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर और कॉम्पिटिटर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो वी एज्यूम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या होता है, थोड़े टाइम पीरियड के बाद ऑर्गेनिज्म हैड थ्रू अ नेचुरल सिलेक्शन, अपने आप, मतलब ऑर्गेनिज्म जब नेचुरल सिलेक्शन के दौरान गुजरता है तो अपने आप को इवॉल्व कर लेता है, बहुत सारी एडेप्टेशन ले आता है ताकि उसका अच्छा सर्वाइवल हो सके और अच्छी रिप्रोडक्शन हो सके उस हैबिटेट में। देखो, किसी भी हैबिटेट के अंदर इतना वेरिएशन फिजिकल और केमिकल कंडीशन में दो चीज़ों की वजह से आ रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म जो सेलेक्ट हो रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन के दौरान, वो अपने आप को अडेप्ट करते जाएंगे ताकि उनका सर्वाइवल अच्छा हो सके, उनकी रिप्रोडक्शन जो है अच्छी हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। तो अगर हम देखें मेजर एबायोटिक फैक्टर्स को, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है जो कि कौन सा है? दैट इज अ टेम्परेचर। कौन सा फैक्टर है? टेम्परेचर। इसके नोट्स चाहिए हो तो फटाफट से कमेंट में नोट लिख देना, यही आपको नोट्स में दे दूंगी। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसा फैक्टर है? दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कैसा फैक्टर है ये? बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कौन सा? टेम्परेचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, टेम्परेचर जो है हाइट के साथ डिक्रीज करता है, जैसे जैसे ऊंचाइयों पे जाते जाओगे टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा। एज यू नो, जब प्लेन से माउंटेन की तरफ जाते हो, जैसे कि आप प्लेन से माउंटेन की तरफ जाते हो
तो ऊपर जाते टाइम बर्फ वाली पहाड़ों पे जाते हो तो मौसम जो है, टेम्परेचर जो है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है एज कंपेयर टू प्लेन रीजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है वो इक्वेटर से पोल की तरफ घट रहा है? हाँ, जो टेम्परेचर होता है वो इक्वेटर से पोल की तरफ घटता है, कम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो है क्या इफेक्ट है, क्या इफेक्ट कर रहा है, किस में चेंजेस ला रहा है? एक तो एंजाइम की काइनेटिक्स को कंट्रोल कर रहा है। किसको कंट्रोल कर रहा है? एंजाइम की काइनेटिक्स को कंट्रोल कर रहा है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म जो है उसको अफेक्ट कर रहा है या खराब कर रहा है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? शेल बी मूव टू द अनदर स्लाइड। ये यहाँ तक क्लियर है। हाइट के साथ डिक्रीज करता है, इक्वेटर से पोल की तरफ घटता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एंजाइम की काइनेटिक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है और ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म को है अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे कि टेम्परेचर का जो रेंज है वो सब जीरो से मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। टेम्परेचर का जो रेंज है वो क्या क्या हो सकता है? दैट इज सब जीरो से मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। कितना? सब जीरो से मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सब जीरो कहाँ देखने को मिलेगा? पोलर एल्टीट्यूड्स में और हाई एल्टीट्यूड्स में। पोलर एरियाज में और हाई एल्टीट्यूड में जीरो तक टेम्परेचर होता है। मोर देन 50 कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे कि डेजर्ट एरिया देख लो समर वगैरह का, तो आपको 50 डिग्री भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्या टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच सकता है, उससे आगे भी पहुंच सकता है? हाँ भाई, पहुंच सकता है। कहाँ पर? थर्मल स्प्रिंग के अंदर और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में और थर्मल स्प्रिंग में जो है टेम्परेचर 100 से ऊपर भी जो है जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, टेम्परेचर जो है, ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है। अब इसी टेम्परेचर की वजह से आपको वैरायटी देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैंगो ट्री जो है वो आपको किसी भी टेम्परेट कंट्री में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंगो ट्री जो है कभी भी टेम्परेट कंट्री में देखने को मिलेगा। जैसे कि जर्मनी और कनाडा की बात करें तो वहाँ आम खाए जाते हैं, लेकिन आम जो है, आम का पेड़ जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा जर्मनी और कनाडा में। उसी तरीके से अगर हम बात करें स्नो लेपर्ड की, किसकी बात करें? दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्नो लेपर्ड। ये जो स्नो लेपर्ड है क्या आपको केरला के फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। उसी के अलावा अगर हम बात करें ट्यूना फिश की, किसकी बात करें? दैट इज अ ट्यूना फिश। वो आपको बहुत ही हो सकता है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में देखने को मिले इन ओशियंस में। दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड ट्रॉपिकल लेवल, बियॉन्ड लैटिट्यूड इन ओशियन। तो ट्यूना फिश जो है वो रेयरली हो सकता है आपको पकड़ने को मिले ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के ओशियन के अलावा। बियॉन्ड उसके मतलब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में देखने को मिलेगी, लेकिन बियॉन्ड उसके आपको देखने को नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, टेम्परेचर जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू। एक होता है यूरीथर्मल, एक होता है आपका स्टीनोथर्मल। व्हाट इज यूरीथर्मल और व्हाट इज स्टीनोथर्मल? यूरीथर्मल से और स्टीनोथर्मल से जो है आप क्या समझते हैं? अगर हम बात करते हैं यूरीथर्मल की, तो यूरीथर्मल मतलब ऐसे लोग जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैमल्स, बर्ड्स। हम लोग जो है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टीनोथर्मल की अगर हम बात करें, ऐसे जो सिर्फ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसे जो सिर्फ नैरो रेंज ऑफ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही टॉलरेट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे क्या है? स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल जो है वो सिर्फ कुछ हैं, यूरीथर्मल जो है वो सिर्फ कुछ हैं, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थर्मल इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन थर्मल टॉलरेंस, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स है, एनिमल जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन थर्मल टॉलरेंस। ग्रेजुअली इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ स्पीशीज।
हो सकता है जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता जाए वैसे वैसे स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अफेक्ट हो, उसमें चेंजेस देखने को मिले। इज इट क्लियर? टेम्परेचर में आपने क्या क्या देखा, अब हम फटाफट से देखते हैं टेम्परेचर में जो है हमने क्या क्या देखा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? फटाफट से एनसीईआरटी देखते हैं। लेट्स सी द एनसीईआरटी ऑफ टेम्परेचर। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इकोलॉजिकल रेलिवेंट। ठीक है, आप मैंने बताया टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है, डिक्रीजेस करेगा इक्वेटर से पोल की तरफ जाने में या प्लेन से माउंटेन की तरफ जाने में। माउंटेन में आपको कम टेम्परेचर मिलेगा। टेम्परेचर का रीजन सब जीरो भी हो सकता है पोलर एरियाज में और हायर एल्टीट्यूड में। उसके अलावा 50 डिग्री सेल्सियस कहाँ देखने को मिलेगा? ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर में देखने को मिलेगा। उसके अलावा क्या टेम्परेचर कभी 100 डिग्री से ऊपर भी जा सकता है? हाँ, थर्मल स्प्रिंग्स में और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। टेम्परेचर मैंगो ट्री जो है कभी भी टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा जर्मनी में ग्रो नहीं करेगा। स्नो लेपर्ड जो है कभी आपको केरला में देखने को मिलेगा। और ट्यूना फिश जो है वो बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा हम बात करें कि क्या टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, क्या है? तो अगर हम देखें तो टेम्परेचर जो है वो काइनेटिक्स, एंजाइम काइनेटिक्स को अफेक्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं आगे जाके उसके बेसल मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर रहा है। मेटाबॉलिज्म के लिए वी हैव टू रिक्वायर अ एंजाइम और एंजाइम जो है दैट वाज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत से फ्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट करते हैं जिसे यूरीथर्मल कहते हैं। ज़्यादा मेजॉरिटी, एक एक वर्ड पे ध्यान दो, मेजॉरिटी ऐसे हैं जो कि स्टीनोथर्मल होते हैं। नेक्स्ट, जो लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस है, थर्मल टॉलरेंस का जो लेवल है अलग अलग स्पीशीज का वो डिटरमाइन करता है कि टू अ लार्जर एक्सटेंट इन देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो अलग अलग स्पीशीज जो है अलग अलग जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो रह रही है उससे हमें पता चलता है कि स्पीशीज का जो है थर्मल टॉलरेंस का जो लेवल है वो अलग अलग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देयर हैज़ बीन ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। तो जैसे जैसे कि टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को अफेक्ट करेगा? क्वेश्चन देखो, हाँ वो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को अफेक्ट करेगा, यस अफेक्ट करेगा। क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर की। तो नेक्स्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? दैट इज वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर से ही लाइफ जो है इवॉल्व हुई है। कहाँ से लाइफ इवॉल्व हुई है? दैट इज इवॉल्व इन वाटर। फर्स्ट लाइफ कहाँ देखी गई थी? वाटर में देखी गई थी। अगर हम बात करें तो अवेबिलिटी ऑफ वाटर जो है लिमिटेड हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि पानी की जो अवेबिलिटी है वो लिमिट हो जाए। कहाँ? डेजर्ट में। डेजर्ट में आपको ज़्यादा पानी जो है नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर डेजर्ट में ज़्यादा पानी नहीं होता है तो क्या वहाँ ऑर्गेनिज्म नहीं रहते या प्लांट्स नहीं रहते? रहते हैं, लेकिन वो अपने अंदर क्या कर लेते हैं? ऐसे स्पेशल एडेप्टेशन कर लेते हैं ताकि उनकी जो लाइफ है और आसान हो सके। ठीक है, उनकी जो लाइफ है वो और आसान हो सके, तो इसलिए अडेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लांट प्रोडक्टिविटी एंड प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर हम बात करें वाटर के ऊपर, वाटर जो है के ऊपर क्या डिपेंड होता है कि प्लांट की क्या प्रोडक्टिविटी होगी, प्लांट कितना प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोडक्टिविटी होगी, सब किस पे डिपेंड करता है? पानी पे। प्लांट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा ये भी कहाँ डिपेंड करता है? पानी पे। अगर हम बात करें एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए तो जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो प्रॉब्लम हो सकता है। पानी की मात्रा, एक्वाटिक ऐसे जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं तो पानी की मात्रा उनके लिए कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अमाउंट प्रॉब्लम नहीं होती, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है ये मैटर नहीं करता, लेकिन क्या मैटर करता है? पानी की क्वालिटी कितनी है। क्वालिटी ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है। पानी की क्वालिटी मतलब क्या उसका पीएच है, क्या उसके अंदर केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, कौन से मिनरल है, कौन से सॉल्ट है, इस पे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। कितना पानी है उस पे नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय सैलिनिटी? सैलिनिटी से जो है आप क्या समझते हैं?
अगर सैलिनिटी की हम बात करें तो सॉल्ट की क्या कंसंट्रेशन है पानी के अंदर, अब वो हम किस में निकालते हैं, पीपीटी में, पार्ट पर थाउजेंड में। किस में निकालते हैं, पार्ट पर थाउजेंड में। अगर हम देखें लैंड की या फ्रेश वाटर की तो वो 5 से कम होनी चाहिए। सी की अगर हम बात करें 30 से 35, और हाइपर सैलाइन लगून्स में 100 से ज़्यादा होती है। हाइपर सैलाइन लगून्स में क्या होती है, दैट इज मोर देन 100। सी में सिर्फ 30 से 35, और लैंड फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें, फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो वो कितनी होती है, दैट इज लेस देन 5। कितनी होती है, लेस देन 5। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वाटर भी दो तरीके के हो सकते हैं, स्टीनोहेलाइन और यूरी हेलाइन। यूरी मतलब जो वाइड रेंज टॉलरेट करे, स्टीनोहेलाइन जो नैरो रेंज जो है टॉलरेट करे। यूरो वाइड रेंज टॉलरेट करे, स्टीनोहेलाइन नैरो रेंज। जैसे कि फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो जो ऐसी मछलियाँ जो रिवर वगैरह में रहती हैं, रिवर वगैरह में रहती हैं, वो कभी भी समुद्र में नहीं रह सकती। हो सकता है उन्हें ऑस्मोटिक प्रॉब्लम हो जाए। क्यों, ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो मछलियाँ पानी के अंदर रहती हैं, रिवर वगैरह में रहती हैं, वो समुद्र के पानी में नहीं रह सकती, दैट इज ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रॉब्लम। ठीक है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, लाइट के बारे में देखते हैं। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट क्या है, किस में हेल्प करता है, तो जो लाइट है, आप एक तो सबसे बेसिक फंक्शन है कि फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है प्लांट्स के लिए, फोटो पीरियड में हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम बात करें स्मॉल हर्ब्स की और शर्ब्स की, तो उनके पास लो लाइट इंटेंसिटी आती है, मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम आती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, बिकॉज दे वर ओवर शेडोज बाई टॉल और कैनोपी ट्री। जैसे अगर कोई बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े ट्री हैं, तो उनके नीचे जो छोटे छोटे हर्ब और शर्ब होंगे, तो उनके पास उतनी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी नहीं आएगी कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। तो जो स्मॉल हर्ब्स और शर्ब होते हैं वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं कि वो कम लाइट इंटेंसिटी में भी फोटोसिंथेसिस कर सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनिमल्स के बारे में, ये तो काम हो गया कि लाइट का जो है रोल प्लांट्स में क्या होता है फोटोसिंथेसिस और फोटो पीरियड में, फ्लावरिंग के टाइम पे। एनिमल्स में क्या काम क्या होता है, तो एनिमल यूज द डायूरेनल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। तो एनिमल क्या यूज करते हैं, डायूरेनल और सीजनल वेरिएशन। ठीक है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, उसकी ड्यूरेशन कैसी है, तो दे यूज डायूरेनल एंड सीजनल वेरिएशन, ताकि क्या कर सके, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस कर सके, फोरेजिंग प्रैक्टिस, दैट इज अ ईटिंग हैबिट, माइग्रेशन कर सके, रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि लाइट, जो अगर हम लाइट की बात करें तो उसकी कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए, मतलब क्या हर तरीके की लाइट जो है वो हमारे लिए यूजफुल है, नहीं। तो कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए, दैट इज अबाउट 400 to 700 नैनोमीटर, जिसे हम कहते हैं पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। जो यूवी रेज होती है दैट दे आर हार्मफुल। अगर हम बात करें डीप सी की, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, डीप सी में कौन सा एल्गी मिलेगा, दैट इज अ रेड एल्गी मिलेगा, और उस रेड एल्गी के पास कौन सी लाइट इंटेंसिटी आती है, कम लाइट इंटेंसिटी आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो लाइट की अवेबिलिटी है वो किससे लिंक कर रही है, लाइट की अवेबिलिटी किससे लिंक करती है, दैट इज लिंक टू द टेम्परेचर, बिकॉज दोनों का सोर्स क्या है, दैट इज अ सन, दोनों का सोर्स सन है, इसीलिए अवेबिलिटी ऑफ लाइट इज लिंक विद टेम्परेचर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दिस इज अ डायग्राम जिसमें हमने डिवाइड किया है कि जो लाइट पेनिट्रेशन को 3 जोन में, मतलब लाइट कहाँ पर कैसी पड़ रही है उस हिसाब से 3 जोन बताए हैं। पहला है लिटोरल, सेकंड इज लिमेटिक, और थर्ड इज बेंथिक। बेंथिक अगर हम बॉटम की बात करें तो वहां पे सबसे कम लाइट होगी। लिटोरल जो सरफेस है वहां पे ऑलमोस्ट लाइट होगी। लिमेटिक की अगर हम बात करें तो दैट इज अ ओपन वाटर, जो सरफेस एरिया आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सो देयर आर द 3 जोन्स बेस्ड ऑन द लाइट पेनिट्रेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज अ सॉइल। तो इतना आपको लाइट के बारे में क्लियर होगा कि प्लांट में क्या रोल है, एनिमल में क्या रोल है, यूज
use diurnal and seasonal variation for foraging activities, migration and reproduction. ठीक है, लाइट पेनिट्रेशन के बेसिस पे 3 जोन है, लिमेटिक, लिटोरल एंड बेंथिक. नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइट की अवेबिलिटी किससे डायरेक्टली लिंक है, दैट इज लिंक टू द टेम्परेचर बिकॉज दे हैव अ सेम सोर्स जिसे हम सन कहते हैं. लाइट के पास कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए, दैट इज 400 to 700 नैनोमीटर, जो कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है जिससे पार कहते हैं. यूवी रेज जो होती हैं दैट दे आर हार्मफुल. डीप सी की अगर हम बात करें तो हमें वहाँ पे लो लाइट इंटेंसिटी देखने को मिलेगी. अगर बिल्कुल सी के बॉटम पे चले जाए तो लाइट जो है कम पड़ेगी. वहाँ पर कोई हमें एनिमल देखने को मिल सकता है, कोई एल्गी फंजाई देखने को मिल सकता है. सो दैट इज अ रेड एल्गी. नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल की. तो जो सॉइल है वो अलग अलग जगह अलग अलग होती है. ऐसा नहीं होती कि सब जगह जो है सॉइल सेम हो. तो जो सॉइल है वेरी करती है अलग अलग प्लेसेस पे. सॉइल किस पे डिपेंड करती है, सॉइल डिपेंड करती है कि कैसा क्लाइमेट है, कैसा उसका वेदरिंग प्रोसेस है, मतलब कैसे बनी है, ठीक है, कैसे कन्वर्ट हुई है, कैसा वेदरिंग प्रोसेस है, किस तरीके के क्लाइमेट में है. दूसरा कैसा ट्रांसपोर्ट और कैसी सेडिमेंट्री है. इन सब पे जो है सॉइल डिपेंड करती है. सॉइल का नेचर डिपेंड करता है ऑन दीज 3 फैक्टर. फर्स्ट इज क्लाइमेट, वेदरिंग प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट और सेडिमेंट्री. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि सॉइल के जो है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सॉइल के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि सॉइल के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या हमें देखने होते हैं, तो सबसे पहले कैसा ग्रेन साइज है. कैसा क्या है, ग्रेन साइज है. जो सॉइल का साइज है वो कैसा है, सॉइल का कंपोजिशन कैसा है, सॉइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है. नेक्स्ट सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, मतलब पानी को होल्ड करने की क्षमता कैसी है. तो एक बात बताओ, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, नहीं, मॉडरेट होनी चाहिए. नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके अलावा सॉइल का कैसा एग्रीगेशन है जो कि परकोलेशन डिटरमाइन कर सके. एग्रीगेशन मतलब सॉइल कैसे इकट्ठी हो सकती है जिसकी वजह से परकोलेशन के बारे में पता चलेगा. सो दिस इज अबाउट सॉइल. नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बेस्ट सॉइल कौन सी है जिसे हम कहते हैं, दैट इज अ लोमी सॉइल. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सॉइल के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सॉइल के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर मतलब सॉइल का क्या पीएच है, कैसा मिनरल है, कैसी टोपोग्राफी है. ठीक है. सॉइल के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि ग्रेन साइज, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल कंपोजिशन, एग्रीगेशन जो कि परकोलेशन डिटरमाइन करता है, उसके साथ साथ जो भी पैरामीटर है मतलब सॉइल का पीएच कैसा है, उसमें मिनरल कैसे हैं, उसमें टोपोग्राफी कैसी है, उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है कि वहाँ पर कैसा वेजिटेशन होगा, अच्छा वेजिटेशन होगा, किस तरीके का वेजिटेशन होगा. दैट वाज डिटरमाइंड बाय द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज पैरामीटर. ठीक है. क्लियर है, नेक्स्ट क्लियर है इतना. और वेजिटेशन कैसा होगा, साथ के साथ कौन से एनिमल सपोर्ट में आएंगे, कौन से एनिमल प्रेजेंट होंगे, दैट वाज आल्सो डिटरमाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द पैरामीटर. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं सॉइल की एक्वाटिक एनवायरनमेंट में, जैसे पॉन्ड वगैरह में, वहाँ पे भी सॉइल प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा वो कौन डिटरमाइन करता है, तो दैट वाज डिटरमाइंड बाय अ बेंथिक सॉइल. बेंथिक सॉइल डिसाइड करती है कि कैसा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट होगा. ठीक है. कौन डिटरमाइन करता है, दैट इज बेंथिक सॉइल जो है डिटरमाइन करती है कि कैसा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट होगा. ठीक है. लेट्स सी एनसीईआरटी टेम्परेचर हो चुका था, अब हमें यहाँ पे वाटर की बात करनी थी. अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जैसे कि जो लाइफ है पहली बार ओरिजिनेट हुई थी पानी के अंदर, बिना पानी के लाइफ जो है अनसस्टेनेबल है. नेक्स्ट अगर हम बात करें पानी की जो लिमिटेशन है वो कहाँ देखने को मिलेगी, डेजर्ट में. इसीलिए जो भी डेजर्ट में प्लांट होते हैं वो सब अपने आप में स्पेशल एडेप्टेशन कर लेते हैं ताकि वो वहाँ पर रह सकें. नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लांट की कैसी प्रोडक्टिविटी है और प्लांट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब किस पे डिपेंड करता है कि पानी पे. किस पे डिपेंड करता है, दैट इज हेवीली डिपेंडेंट अपॉन वाटर. नेक्स्ट अगर हम बात करें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ओशियन, लेक, रिवर में रह रहे हैं, उनके पास उन्हें कोई भी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम जो है नहीं देखने को मिलती. ये बात क्या सच है, नहीं, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है. हो सकता है उन्हें वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिले, लेकिन किस बेसिस पे, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके लिए क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है पानी की या क्वालिटी. क्वांटिटी मतलब अमाउंट पानी का इंपॉर्टेंट है कि पानी कैसा है ये इंपॉर्टेंट है. उन्हें वो डिपेंड करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं उन्हें अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क पड़ता है
कि पानी की क्वालिटी कैसी है। तो फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म पानी की क्वालिटी कैसी है, पानी का कंपोजिशन कैसा है, पीएच कैसा है, इंपॉर्टेंट है। उसे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, दैट वाज डिटरमाइंड बाय सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या होता है, दैट इज अ सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड इन पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है, पार्ट्स पर थाउजेंड में। अगर हम बात करें इनलैंड वाटर्स की, मतलब फ्रेश वाटर की, तो वो होनी चाहिए 5 से कम, सी की होनी चाहिए 30 से 35, और हाइपर सेलाइन लगून्स की कितनी होनी चाहिए, दैट इज मोर देन 100। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज टॉलरेट कर लेते हैं उन्हें हम यूरी हेलाइन कहते हैं। जो सिर्फ नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज जो है टॉलरेट करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टीनो हेलाइन। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या फ्रेश वाटर के एनिमल्स जो हैं, जो पानी में फ्रेश वाटर एनिमल्स जो मछलियां वगैरह रहती हैं, क्या वो सी वाटर में रह सकती हैं, या उसी तरीके से जो सी वाटर में एनिमल्स रहते हैं वो क्या पानी नॉर्मल फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, नहीं, बिकॉज उन्हें कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम जो है, दैट इज वाटर आयनिक बैलेंस देखने को, ये वाली प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइट की, ठीक है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के लिए लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज सनलाइट ही एक ऐसा सोर्स है, दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे वो अपना खाना बना सकते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉफ्स की। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे कि हब्स और शब्स जो कि फॉरेस्ट में ग्रो कर रहे हैं, वो कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं इन अ लो लाइट कंडीशन, बिकॉज लो लाइट कंडीशन के लिए अडेप्ट कर लेते हैं और उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं, बिकॉज दे आर ओवर शेडोड बाय टॉल और कैनोपी ट्रीज, क्योंकि उनके आसपास बड़े बड़े और लंबे लंबे ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सनलाइट पे किस लिए डिपेंड होते हैं, फोटो पीरियोडिक के लिए, ताकि फ्लावरिंग कब करनी है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, वो फ्लावरिंग पीरियड के लिए भी डिपेंड करते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी लाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज दे यूज अ डायूरेनल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटीज एंड ड्यूरेशन। किसके लिए, 3 प्रैक्टिसेस के लिए, फोरेजिंग प्रैक्टिस, रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिस और माइग्रेटरी एक्टिविटीज के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो अवेबिलिटी होती है लाइट की, वो लैंड पे किस पे डिपेंड करती है, दैट इज डायरेक्टली लिंक टू द टेम्परेचर, बिकॉज दोनों का सोर्स क्या है, सन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीप ओशियंस की, मोर देन 500 मीटर इन ओशियन, क्या इन्वायरमेंट इज अ परपेचुअली डार्क एंड इनहेबिटेट आर नॉट अवेयर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सेलिशियस सोर्स ऑफ द एनर्जी कॉल्ड सन। तो ये तो बात क्लियर है। अगर हम ओशियंस की बिल्कुल डेप्थ में चले जाएं मोर देन 500 मीटर, तो क्या वहां पर आपको सेलिशियल सोर्स जो कि सेलिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी जो सन है वो देखने को मिलेगा, उसकी एग्जिस्टेंस होगी, नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइट, मतलब कितनी रेडिएशन होनी चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूवी कंपोनेंट जो है लाइट का वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम अवेलेबल फॉर मैरीन हैबिटेट्स लिविंग इन डिफरेंट डेप्थ ऑफ ओशियन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे इनमें से ऐसा कौन सा एल्गी है जो आपको सबसे ज़्यादा डीपेस्ट वाटर में देखने को मिलेगा, दैट इज योर रेड एल्गी। इतना मैंने आपको एकदम नोट्स में झकास अच्छे तरीके से समझा दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल की। तो जो सॉइल है, सॉइल का क्या सा नेचर है, कैसी प्रॉपर्टी है, वो अलग अलग जगह पे वेरी करती है, ठीक है। किस पे डिपेंड करती है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वेदरिंग प्रोसेस कैसा है, कैसे कन्वर्ट हुई है सॉइल, ठीक है। सॉइल कैसी है, ट्रांसपोर्टेड है या सेडिमेंट्री है, ठीक है, मतलब सॉइल की डेवलपमेंट जो है वो कैसे अकर हुई है, इन सब पे डिपेंड करता है कि क्या सॉइल की प्रॉपर्टीज होगी, कैसा नेचर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉइल के, जैसे कि सॉइल का कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, जो कि क्या डिटरमाइन करते हैं कि पर्कोलेशन कैसा है या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है सॉइल की, ठीक है। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अगर आप पैरामीटर्स भी मिला लें जैसे कि पीएच, मिनरल कंपोजिशन और टोपोग्राफी, तो ये क्या डिटरमाइन करते हैं कि वहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जब सॉइल के मिला लोगे तो पता चल जाएगा वहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा, और वेजिटेशन के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कौन कौन से एनिमल्स जो है सपोर्ट करेंगे, कौन कौन से एनिमल्स प्रेजेंट होंगे। सेम तरीके से अगर हम एक्वाटिक इन्वायरमेंट की बात करें तो वहाँ की जो सॉइल है
वो कैसे डिटरमाइन होती है? दैट वाज डिटरमाइंड बाय अ बेंथिक एनिमल्स. कौन डिटरमाइन करता है? दैट इज अ टाइप ऑफ अ बेंथिक एनिमल्स दैट कैन थ्राइव देयर. ठीक है, इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट सॉइल. नेक्स्ट हम फटाफट से मूव करते हैं, दैट इज रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर. अब हमने ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, ये जितना पढ़ा है इसके क्या क्या रिस्पॉन्सेज हैं, रिस्पॉन्सेज कैसे हैं एबायोटिक फैक्टर्स के, उनके बारे में पढ़ते हैं. जैसे वाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, या हम बात करें वाई एबायोटिक फैक्टर जो है वो बॉदर करते हैं ऑर्गेनिज्म को. मतलब ऐसा क्यों होता है, किस लिए ज़रूरी है कि जो बाहर का इन्वायरमेंट है उससे ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट हो रहा है. मतलब इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो उससे हमारे ऊपर क्यों असर पड़ रहा है. दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट दिस. ये आपकी एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, मैं एग्जैक्ट एनसीईआरटी से लेके आई हूँ. तो क्यों एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है. ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस. ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें तो देयर इज अ इवॉल्व, अंदर इवॉल्व हो रहा है. इंटरनल कंडीशन में क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहे हैं जो कि इवॉल्व हो रहे हैं, कांस्टेंट हैं, साथ साथ चेंजेस हो रहे हैं. सो दैट जितनी भी रिएक्शंस हैं, वट एवर द रिएक्शन, चाहे वो बायोकेमिकल रिएक्शन या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, वो अपनी मैक्सिमल एफिशिएंसी दिखा सके. कितनी एफिशिएंसी दिखा सके? कितनी उसकी मैक्सिमल एफिशिएंसी है वो दिखा सके. मतलब ये बता सके कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना फिट है इन्वायरमेंट में. ठीक है, क्या एनहेंस कर सके? दैट एनहेंस द फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से ठीक है चेंजेस हो रहे हैं. तो क्या है? वाई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बॉदर द ऑर्गेनिज्म. क्यों एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फर्क पड़ता है? अब ड्यू टू द कोर्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस, कितने सालों से रह रहा है, जिसकी वजह से उसने अपने इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट रखा है, साथ के साथ इवॉल्व किया है, सो दैट जितनी भी रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रही है, चाहे वो बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, वो अपनी पूरी मैक्सिमल एफिशिएंसी दिखा सके. मतलब कितने अच्छे से रिएक्शन हो सकती है, कितनी ज़्यादा मैक्सिमम पे पहुंच सकती है, वो सब दिखा सके, जिसकी वजह से ये पता चले कि ऑर्गेनिज्म की जो फिटनेस है वो कितनी एनहेंस हो रही है, कितनी अच्छी हो रही है. तो इसकी वजह से जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट हम बात करें व्हाट आर द इंटरनल कंडीशन. यहाँ पर जो हमने इंटरनल कंडीशंस की बात करी है, ये जो इंटरनल कंडीशन है ये कौन सी इंटरनल कंडीशन है? कौन सी इंटरनल कंडीशन की बात कर रहे हैं? कि टेम्परेचर कैसा है, अंदर का टेम्परेचर कैसा है, और बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कैसी है, बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन कैसी है और टेम्परेचर कैसा है. ठीक है, उसी से ये डेफिनेशन आई है होम्योस्टैसिस. होम्योस्टैसिस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिससे हम इंटरनल इन्वायरमेंट, अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसे मेंटेन कर सके डिस्पाइट वेरिंग अ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन. मतलब बाहर कितने भी चेंजेस आ जाएं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कितने भी चेंजेस आ जाएं, फिर भी हम इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सके, ऐसे प्रोसेस को होम्योस्टैसिस कहते हैं. ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस कहते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल होम्योस्टैसिस की बात करें तो जैसे कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे सबसे अच्छा काम कर सकता है. ठीक है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उसे प्रोवाइड कर दिया जाए तो सबसे बेस्ट काम करके दिखाएगा. लेकिन क्या वो उस पर्सन को वो टेम्परेचर मिल सकता है? मतलब उसकी जो बॉडी है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे बहुत बेस्ट काम करेगी. तो क्या हर जगह वो टेम्परेचर मिल सकता है? नहीं. उसे अचीव कैसे किया जा सकता है? चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे कार हो, सब में एयर कंडीशनर लगा दो. ठीक है, बाय यूजिंग इन समर, उसी को हम आर्टिफिशियल होम्योस्टैसिस कहते हैं. क्योंकि क्या कर रहे हैं हम? एक तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं ताकि उतना ही टेम्परेचर मेंटेन हो सके और हम अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखा सके. जो भी रिएक्शन है, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, वो एफिशिएंटली अकर कर सके. इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, जहां लिखा है यहाँ पे एक्सटर्नल लेवल,
यहाँ लिखा है इंटरनल लेवल, ठीक है। ये जो है इन्हें हम कहते हैं रेगुलेटर्स, ठीक है। रेगुलेटर्स के साथ चलते चलते आ रहे हैं, ये हो गए पार्शियल रेगुलेटर और ये हो गए कन्फर्मर्स। क्लियर है? इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। डायग्राम बिल्कुल ध्यान से देख लो, ठीक है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होम्योस्टैसिस जो है मेंटेन कर सकते हैं, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट मेंटेन होम्योस्टैसिस, सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे रेगुलेटर्स की। किसे पढ़ेंगे? किसके बारे में? रेगुलेटर को। ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होम्योस्टैसिस मेंटेन करते हैं फिजियोलॉजिकली। कैसे मेंटेन करते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो होम्योस्टैसिस, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, इंटरनल टेम्परेचर को बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स या कई बार बिहेवियरल मीन्स, कई बार बिहेवियरल, ज्यादातर फिजियोलॉजिकल। वो हो सकता है दो तरीके से, बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट करो और ऑस्मोटिक बैलेंस। यही पढ़ाई थी अंदर की दो कंडीशन, टेम्परेचर और बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो जब बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन, और अगर ऑस्मोटिक बैलेंस की बात करेंगे तो वो होगा ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। जो रेगुलेटर्स होते हैं वो ज्यादातर वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। ज्यादातर क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड। मतलब जितने भी वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब ज्यादातर जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो फिजियोलॉजिकल मीन से जो है टेम्परेचर को, होम्योस्टैसिस को मेंटेन करते हैं, जैसे कि स्वेटिंग करके, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होगी तो स्वेट करेंगे, तो वो फिजियोलॉजिकल मीन है। शिवरिंग मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो कांपने लगते हैं, ऐसे ठिठुरना, ठंड पड़ने लगती है तो शिवरनेस होती है। तो वो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं वो कैसे रेगुलेट कर रहे हैं? बाय देयर फिजियोलॉजिकल मीन। कुछ ऐसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो बिहेवियरल मीन से रेगुलेट करते हैं। कुछ ऐसे जो होते हैं कैसे मीन करते हैं? दैट वाज डन बाय बिहेवियरल मीन। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेगुलेटर के अंदर कौन कौन आता है? सारे के सारे बर्ड्स, मैमल्स, कुछ लोअर वर्टिब्रेट और कुछ फ्यू इनवर्टिब्रेट। कौन कौन आते हैं? बर्ड्स, मैमल्स, ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, फ्यू वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। यहाँ पे प्लांट्स की बात नहीं करी। बर्ड्स, मैमल्स, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, वो भी फ्यू, वो सब किसके अंदर आते हैं? रेगुलेटर्स की। प्लांट्स के पास ये मैकेनिज्म नहीं होता, प्लांट जो है वो रेगुलेट नहीं करते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं अभी पता चलेगा। रेगुलेट कौन करता है? बर्ड्स और मैमल्स, फ्यू लोअर इनवर्टिब्रेट्स, फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, मतलब जो इवोल्यूशनरी के बायोलॉजिस्ट थे उनका क्या कहना था? उनका कहना था जो मैमल्स की सक्सेस है, मतलब मैमल जो है वो ज़्यादातर क्यों जी पा रहे हैं, उनकी क्या सक्सेस का कारण है? दैट इज ड्यू टू कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। किसकी वजह से? बॉडी टेम्परेचर के कांस्टेंट होने की वजह से, एंड थ्राइव की वजह से। चाहे वो एंटार्क्टिका में रह रहे हो, चाहे वो सहारा डेजर्ट में रह रहे हो, ज़्यादा उनका एनिमल का सक्सेस, मैमल्स का सक्सेस रेट ज़्यादा क्यों है? बिकॉज वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? रेगुलेटर्स का जो है ग्राफ याद है बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर हम बात करें रेगुलेटर्स की, ठीक है, रेगुलेटर्स की अगर हम बात करें तो रेगुलेटर के लिए कैसा ग्राफ था? तो दिस इज अ रेगुलेटर। बिल्कुल ये याद रखना है। यहाँ आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट था, सॉरी एक्सटर्नल लेवल था, यहाँ था इंटरनल लेवल। क्लियर है? दिस इज अबाउट अ रेगुलेटर। क्लियर है? दिस इज अबाउट अ रेगुलेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्फर्मर्स की। तो कन्फर्मर्स कौन होते हैं? ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ 99% ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स और एनिमल्स इसके अंदर आते हैं। रेगुलेटर में कौन आते हैं? बर्ड्स और मैमल्स। ध्यान रखो, बर्ड्स, मैमल रेगुलेट, एनिमल्स और प्लांट कन्फर्मर्स। ये क्या करते हैं? बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते हैं विद देयर एम्बियंट बॉडी टेम्परेचर। मतलब जो भी बाहर का टेम्परेचर है उस हिसाब से बॉडी टेम्परेचर को
चेंज करते हैं। अब ज़्यादातर कन्फर्मर कौन होंगे? ज़्यादातर कन्फर्मर होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे ज़्यादातर। कौन से होंगे? कोल्ड ब्लडेड। और रेगुलेटर में कौन थे? वार्म ब्लडेड, ठीक है। उसमें कुछ कोल्ड ब्लडेड थे जो कि बिहेवियरली मेंटेन कर रहे थे, ज़्यादातर वार्म ब्लडेड थे जो कि फिजियोलॉजिकली मेंटेन कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यों सारे के सारे जितने भी कन्फर्मर हैं वो सारे के सारे रेगुलेटर क्यों नहीं है? मतलब जितने भी जो कन्फर्मर हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे रेगुलेटर क्यों नहीं बन सकते? अभी आपने पढ़ा था थर्मो रेगुलेशन, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है? टेम्परेचर को कांस्टेंट करना। तो जो थर्मो रेगुलेशन प्रोसेस है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एनर्जेटिकली प्रोसेस, ठीक है। एनर्जी वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो हर कोई ऑर्गेनिज्म इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वजह से क्या बन जाता है? रेगुलेटर बन जाता है, ठीक है। इस वजह से क्या बन जाता है? बिकम अ रेगुलेटर। इस वजह से क्या बन जाता है? रेगुलेटर बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे कि छोटे छोटे एनिमल्स लाइक श्रूज एंड हमिंग बर्ड, अगर हम बात करें श्रूज और हमिंग बर्ड की, ठीक है, अगर हम बात करें श्रूज और हमिंग बर्ड की, तो ये जो श्रूज और हमिंग बर्ड हैं बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं। तो इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? हीट गेन करना, हीट लॉस करना, दैट इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के रिगार्डिंग। तो जितने भी छोटे स्मॉल एनिमल्स होते हैं इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। तो जितने भी स्मॉल एनिमल्स होते हैं जैसे कि श्रूज और हमिंग बर्ड, इनका क्या होता है? सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इनका फंक्शन ही यही है, हीट गेन और हीट लॉस करना। सो दे जनरेट अ मोर एनर्जी और मोर हीट, जिसकी वजह से मोर एनर्जी और मोर हीट जो है जनरेट करते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं दे आर रियरली फाउंड इन कोल्ड रीजन, और आपको ये बहुत कम देखने को मिलेंगे कोल्ड रीजन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाती है, ठीक है, अगर कोई भी स्ट्रेसफुल, तो मेन तो यही होते हैं दो, कन्फर्मर, रेगुलेटर। रेगुलेटर में आते हैं आपके बर्ड्स और मैमल्स, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, फ्यू वर्टिब्रेट्स। उसके अलावा फिर आते हैं हमारे कन्फर्मर्स, जो कि कन्फर्मर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, कन्फर्मर्स की अगर हम बात करें तो उसका जो डायग्राम था दैट वाज, यहीं पर ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कन्फर्मर्स की तो ये था इधर एक्सटर्नल लेवल, ये था इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल और इंटरनल लेवल। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल चेंज हो रहा था, बाहर का टेम्परेचर चेंज हो रहा था, वैसे वैसे वो भी चेंज कर रहे थे। तो दीज आर कन्फर्मर्स, ठीक है, जिसमें आपके 99% प्लांट और आपके एनिमल्स आते हैं। क्लियर है? क्लियर है? 99% प्लांट और एनिमल्स आते हैं। क्लियर है रेगुलेटर और इतने के बारे में? अब कभी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाए, कोई भी लोग, कोई भी जगह टेम्परेरी हो, मतलब थोड़ी देर के लिए आए, कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन आई, थोड़ी देर के लिए आई, उसी रीजन पे लोकेटेड है, तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो इंसान क्या करे, माइग्रेट कर जाए, या क्या करे, सस्पेंड कर जाए, ठीक है। या माइग्रेट कर जाए, थोड़ी देर के लिए उस जगह से चला जाए, सस्पेंड मतलब छुप जाए, ठीक है। तो ये माइग्रेट और सस्पेंड जो है ये कौन करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा याद करो, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो सब लोग मनाली वगैरह चले जाते हैं, तो ये क्या हो गया, माइग्रेशन हो गया, ठीक है, ताकि गर्मियाँ खत्म हो जाएंगी फिर हम वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो ऑर्गेनिज्म जो है दैट दे मूव अवे फ्रॉम द स्ट्रेसफुल कंडीशन, ठीक है, क्या करते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचने के लिए वहां से चले जाते हैं। कैसा मूवमेंट होता है, टेम्पररी मूवमेंट होता है, मतलब जैसी कंडीशन हमारे फेवर में होंगी हम वापस हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि गर्मियाँ पड़ी और आप मनाली जाके बस गए, नहीं ना भाई, मनाली से वापस आते हो, फोटोज वोटोज खींच के फ्रेंड्स को दिखाते हो कि मनाली घूमने गए थे, यहाँ तो बहुत गर्मी थी,
तो उसी तरीके से माइग्रेशन है, दैट इज अ ऑर्गेनिज्म मूव अवे फ्रॉम द स्ट्रेसफुल कंडीशन। ये जो मूवमेंट होता है दैट इज अ टेम्पररी मूवमेंट। जैसे पर्सन जो है दिल्ली से मनाली जाता है समर्स में, ठीक है, एंड फेमस 100 माइग्रेटरी बर्ड्स, कितनी बर्ड्स है, 1000 माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जिनका नाम है साइबेरिया, ठीक है, एंड एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन से हर एक विंटर में, ईच विंटर में, मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होती है, दैट इज इन अ एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन, कोल्ड रीजन बहुत ठंडी जगह प्रेजेंट होती है साइबेरिया। हर विंटर में 1000 माइग्रेटरी बर्ड कहाँ आती है, कुलवेदा नेशनल पार्क में, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, राजस्थान भरतपुर में। कहाँ प्रेजेंट है, राजस्थान भरतपुर में। ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं क्लियर है, ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं, एक दिल्ली शिमला वाला, ठीक है, एक ये जो एग्जाम्पल है आपका दिल्ली और शिमला मनाली वाला, ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल है 1000 माइग्रेटरी बर्ड है, बेचारी चली जाती है क्योंकि भाई इतनी ठंडी होती है तो उन्हें फिर आना पड़ता है क्लोईदा नेशनल पार्क जो कि राजस्थान भरतपुर में। इस पे नीट के पे इस टॉपिक पे जो है नीट के बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। जस्ट मेक श्योर मेरे साथ साथ रिवाइज करते जाएं, लिखते जाएं, ठीक है, पॉज कर लें, लिख लें, आराम से लिख जाएगा। ये मैं लिख के क्यों लेके आई, बिकॉज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर। अगर मैं लिख के नहीं लाती तो फिर और टाइम लगता, लेकिन हमें चीज़ें साथ साथ कवर करनी है। हाँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन एक एक थिंग करूँगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सस्पेंड की, तो जितने भी बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स होते हैं इनके पास थिक वॉल्ड के स्पोर्स देखने को मिलते हैं। ये कैसे स्पोर्स बनाते हैं, थिक वॉल्ड स्पोर्स बनाते हैं, जो कि इन्हें हेल्प करते हैं ये सर्वाइव कर सके अनफेवरेबल कंडीशन में। कौन कौन, बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट। अब बचे हायर प्लांट, सीड और वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जितने भी हायर प्लांट है उन हायर प्लांट की सीड या उनका जो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो वो क्या करते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो भी उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसे कम कर देते हैं और किस में चले जाते हैं, इन अ स्टेट ऑफ डॉर्मेंसी, मतलब डॉर्मेंट हो जाते हैं कि अब भाई हम कोई काम नहीं करेंगे, अब हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है बहुत कम हो गई है, अब हमें आराम करो, तो ये डॉर्मेंट हो जाते हैं। उसी तरीके से 3 कंडीशंस हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। एक है हाइबरनेशन, दूसरा है डायापॉज, तीसरा है एस्टिवेशन। तो हाइबरनेशन क्या है, हाइबरनेशन जो है, भालू होते हैं ना, वो विंटर्स में हाइबरनेट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा डायापॉज की बात करें तो जो बहुत सारे जू प्लांक्टन्स होते हैं आपको पॉन्ड और लेक में देखने को मिलेंगे, ये कौन सी कंडीशन में चले जाते हैं, ये डायापॉज कंडीशन में चले जाते हैं। उसी तरीके से जो स्नेल और फिशेज होती हैं, जो स्नेल और फिशेज होती हैं वो समर्स में कहाँ चली जाती है, एस्टिवेशन में चली जाती हैं। मतलब हीट से बचने के लिए, डेसिकेशन से बचने के लिए एस्टिवेशन प्रोसेस में जाती है। बियर जो है सर्दी से बचने के लिए हाइबरनेट होता है। जू प्लांक्टन जो आपको लेक और पॉन्ड में देखने को मिलेंगे ये डायापोज कंडीशन में जो है चले जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, ठीक है। एकदम से कोई डाउट हो आराम से टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट हो फटाफट से यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, जैसे ही मैं देखूंगी तुरंत आंसर करूंगी। नहीं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आप लोगों के पास, आराम से मैसेज करो, आई एम गोइंग टू आंसर दैट। अगर ये स्लाइड्स चाहिए तो फटाफट से कमेंट में लिख देना कि मैम पीडीएफ प्रोवाइड कर दो व्हाट्सएप लिंक में, मैं कर दूंगी। मेरा व्हाट्सएप लिंक मैंने अभी कभी बनाया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, अगर एबायोटिक रिस्पॉन्स की बात करें तो फटाफट से एनसीईआरटी खोलिए। Abiotic conditions of many habitat may vary distinctly with the time. As you ask, how do the organism living in such habitat and cope and manage from the stressful condition? पहला क्वेश्चन कि स्ट्रेसफुल कंडीशन और इतनी गंदी जगह, बहुत ज़्यादा ऐसे हैबिटेट में, ठंडी में, इतनी गर्मी में कैसे ऑर्गेनिज्म जो है जी रहा है, कैसे आपको उनका लिविंग देखने को मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, that is why high variable of external environment, कि जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो क्यों बॉदर करता है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। मतलब एबायोटिक फैक्टर्स
अबायोटिक फैक्टर्स को क्यों अफेक्ट करते हैं? पहला कारण, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियन ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो इवॉल्व हो चुकी हैं, उन्होंने अपने कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है, जो उनके खुद के बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है उसे कांस्टेंट कर दिया है, इवॉल्व कर दिया है, ताकि बहुत अच्छे से केमिकल रिएक्शंस जो हैं हो सके, चाहे वो बायोकेमिकल हो चाहे वो फिजिकल रिएक्शन है, और वो रिएक्शन जो है अपनी एट मैक्सिमम एक्यूरेसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे पहुंच सके, और जिससे पता चल सके कि ऑर्गेनिज्म जो है या स्पीशीज जो है वो कितनी फिट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो कंडीशंस हैं, ठीक है, ये जो हम जिन कंडीशंस की बात कर रहे हैं वो कौन कौन सी, टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है, बाहर चाहे कुछ भी चल रहा हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल होम्योस्टेसिस का एग्जांपल, सबसे अच्छा इंसान 25 डिग्री सेल्सियस में काम कर सकता है, ये लिखा हुआ है, लेकिन बेचारा 25 डिग्री सेल्सियस में काम कैसे करे, कार, ऑफिस और घर में एसी चला लिया, समर में अच्छे से काम कर लेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेगुलेटर्स की, तो रेगुलेटर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। होम्योस्टेसिस मतलब अपने अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं फिजियोलॉजिकल मीन से, लेकिन कुछ करते हैं बिहेवियरल तरीके से, कुछ करते हैं फिजियोलॉजिकल, कुछ करते हैं बिहेवियर। फिजियोलॉजिकल होते हैं आपके वार्म ब्लडेड वाले, बिहेवियरल होते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड वाले। नेक्स्ट अगर हम बात करें ताकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रह सके, ऑस्मोटिक कांस्टेंट रह सके, तो जितने भी बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, छोटे छोटे लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट स्पीशीज जो हैं वो इस तरीके की रेगुलेशन दिखाती हैं, बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखती है जिसे थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखती है जिसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का ये मानना है कि मैमल्स का सक्सेस रेट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, उन्होंने ये एबिलिटी जो है अडेप्ट कर ली है कि वो अपने अंदर का जो टेम्परेचर है मेंटेन कर सकते हैं, चाहे वो अंटार्कटिका में रह रहे हो, चाहे वो सहारा डेजर्ट में रह रहे हो। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो द मैकेनिज्म यूज्ड बाय द मोस्ट मैमल्स टू रेगुलेट देयर टेम्परेचर आर सिमिलर टू द वन दैट वी ह्यूमन यूज। ठीक है, वी मेंटेन, हम अपना जो मेंटेन है बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। कैसे, अगर हम बात करें समर्स की, तो जैसे ही जब आउटसाइड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम स्वेट करने लगते हैं, तो दिस इज़ अ फिजियोलॉजिकल मीन। उसी तरीके से जिसकी वजह से हमें इवेपोरेटिव कूलिंग महसूस होती है। उसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर जो बॉडी टेम्परेचर है जो है नीचे की तरफ गिरा है, लोअर हो जाए 37 डिग्री सेल्सियस से, तो हम शिवर करने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, ठिठुरने लगते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके की एक्सरसाइज है जिससे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है और बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगी, बढ़ाएगी। अगर हम बात करें क्या ये मैकेनिज्म जो है प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, क्या ये मैकेनिज्म जो है प्लांट्स के अंदर मैकेनिज्म है, नहीं भाई, प्लांट्स के अंदर रेगुलेट वाला मैकेनिज्म नहीं होता। तो प्लांट्स के अंदर कौन सा होता है, ये होता है कन्फर्म। इन एक्वाटिक एनिमल्स, जस्ट गिव मी अ 1 सेकेंड, चलिए कन्फर्मर्स देखते हैं। तो अगर हम कन्फर्मर्स की बात करें तो प्लांट्स किसके अंदर आएंगे भाई, प्लांट्स आते हैं आपके कन्फर्मर्स में। ठीक है, ज़्यादातर एनिमल्स और ज़्यादातर सारे के सारे प्लांट्स वो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकते, तो क्या करते हैं, जैसे ही बाहर का टेम्परेचर चेंज होगा अपने टेम्परेचर को भी चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो क्रोकोडाइल जो है वो रेगुलेटर है या कन्फर्मर है, तो क्रोकोडाइल जो है वो किसके अंदर आएगा, क्रोकोडाइल जो है रेगुलेटर के अंदर आएगा। वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। कैसे, सर्दियाँ होती हैं तो वो सन के नीचे, बास्क इन द सन, तो वो लैंड पे आता है, फिर दोबारा पानी पे जाता है, फिर दोबारा लैंड पे आता है, फिर दोबारा पानी में, तो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। सेम तरीके से हम ह्यूमंस, हम क्या कर रहे हैं, हम कन्फर्मर हैं कि रेगुलेटर है, वी ह्यूमंस आर
ऑल्सो रेगुलेटर, हम भी अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्वाटिक एनिमल्स में, तो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड है वो भी चेंज होता है कि बाहर का, मतलब अगर हम पानी की बात करें तो पानी का कैसा टेम्परेचर है, पानी का कैसी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, उसी तरीके से पानी में रहने वाले जानवर भी उसी हिसाब से अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को जो है मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सिंपली कन्फर्मर्स, तो यहाँ से क्लियर हुआ कि प्लांट और एनिमल क्या है, दे आर कन्फर्मर्स, ठीक है। कंसीडरिंग द बेनिफिट्स ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, पहला क्वेश्चन आता है क्यों सारे के सारे कन्फर्मर्स जो हैं उन्होंने अपने आप को इवॉल्व क्यों नहीं कर लिया रेगुलेटर होने में, क्यों रेगुलेटर नहीं बने, ठीक है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण sweat out and resign themselves is a suboptimal performance in a hot or summer month। तो जो थर्मो रेगुलेशन है, टेम्परेचर वाला जो प्रोसेस है वो एनर्जेटिकली बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो जो स्मॉल एनिमल्स हैं, श्रूइज और हमिंग बर्ड, ठीक है, इनका मेन काम होता है हीट लॉस करना या हीट गेन करना अकॉर्डिंग टू देयर सरफेस एरिया। तो इनका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से जो है हीट जो है लूज बहुत जल्दी जल्दी करते हैं जब बाहर ठंडी होती है, बाहर अगर ठंड होगी तो हीट लॉस करेंगे, ठीक है। देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट अ बॉडी हीट थ्रू देयर, ठीक है। उसी तरीके से और इन्हें फिर और एनर्जी जो है जनरेट करनी पड़ती है और हीट जो है जनरेट करनी पड़ती है थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इसीलिए बहुत मेन कारण है कि जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं आपको पोलर रीजन में देखने को नहीं मिलेंगे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जब ये इवोल्यूशन हो रहा था, ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहे थे, तो जो कॉस्ट है एंड द बेनिफिट्स है ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन, ठीक है। ये जो बेनिफिट्स है, मतलब अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करना, इसका जो कॉस्ट है या इसके जो बेनिफिट है वो कंसिडरेशन में लिए गए थे। तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया ताकि वो रेगुलेट कर सके, ठीक है, बट ओनली ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, लेकिन सिर्फ कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन की हद तक, ठीक है, बियॉन्ड विच दे आर सिंपली कन्फर्म, और उसके बाद सारी की सारी क्या है, कन्फर्मर्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो भी कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेसफुल कंडीशन है बाहर, वो थोड़े टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो ऑर्गेनिज्म के पास दो और अल्टरनेटिव हैं जिन्हें हम कहते हैं माइग्रेट और सस्पेंड, ठीक है। माइग्रेट में क्या है, ऑर्गेनिज्म टेम्परली मूव कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेसफुल हैबिटेट से मोर हॉस्पिटेबल एरिया में जा रहा है, बहुत अच्छे एरिया में जा रहा है। आप जब बीमार पड़ जाते हो, स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हो, हॉस्पिटल जाते हो ना, हॉस्पिटेबल एरिया मतलब वो एरिया जहाँ पे आपको आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हों, ठीक है। जैसे ही स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म हो जाता है, जैसे ही आप ठीक हो जाते हो, हॉस्पिटल एरिया से घर भी आ जाते हो, ऐसा तो है नहीं कि हॉस्पिटल में ही घर बना लिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे कि दिल्ली से शिमला जाना समर्स में, उसी तरीके से एक बहुत अच्छी बर्ड है, हर सर्दी में, हर विंटर में बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करके आती है एवरी विंटर। एक फेमस कैलाइडो नेशनल पार्क है जो कि भरतपुर राजस्थान में प्रेजेंट है। कितनी बर्ड्स आती हैं, 100 नहीं 1000 माइग्रेटरी बर्ड्स आती है। कहाँ से, साइबेरिया से और अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से। नेक्स्ट अगर हम बात करें सस्पेंड की, तो जितने भी बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट, छोटे छोटे प्लांट जो हैं जो कि अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, उनके पास थिक वॉल्ड स्पोर्स देखने को मिलते हैं जो कि उनको हेल्प करते हैं जीने में जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, ठीक है। दीज जर्मिनेट ऑन द अवेबिलिटी ऑफ सूटेबल एनवायरनमेंट। उसी तरीके से हम बात करें अच्छे अच्छे प्लांट्स की, हायर प्लांट्स की, जिनके अंदर डेवलपमेंट हो चुका है, सीड की, और जो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो वो क्या करते हैं, वो मीन्स टू टाइड ओवर द स्ट्रेसफुल बिहाइंड हेल्पिंग इन डिस्पर्जल, और दे जर्मिनेट टू फॉर्म अ न्यू प्लांट अंडर अ फेवरेबल मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड कंडीशन, ठीक है। तो जब अच्छा टेम्परेचर होगा तभी नया प्लांट बनाएंगे, अच्छा मॉइस्चर होगा, अच्छा टेम्परेचर कंडीशन होगी, ठीक है। तो जब उनके मतलब उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं हायर प्लांट, सीड और वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को जो है कम कर लेते हैं
और कहाँ चले जाते हैं, डॉर्मेंसी स्टेज में चले जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो बहुत सारे एनिमल्स भी ऐसे हैं जो माइग्रेट नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं बेचारे, छुप जाते हैं। जैसे बियर जो है वो किस में जाता है, हाइबरनेशन, बियर हाइबरनेशन, कब, विंटर्स में। उसी तरीके से स्नेल्स और फिशेस जो हैं वो किस में जाती है, एस्टिवेशन में, एस्टिवेशन समर में, एस्टिवेशन समर, हाइबरनेशन विंटर, हाइबरनेशन विंटर, स्नेल और फिशेस इन एस्टिवेशन इन समर। उसी तरीके से कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन है उससे बचने के लिए बहुत सारे जू प्लांक्टन जो कि कहाँ रहते हैं, लेक और पॉन्ड में, कहाँ चले जाते हैं, डायापॉज कंडीशन में, जिसे हम सस्पेंडेड डेवलपमेंट कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़े, फटाफट से इस चैप्टर को जो है फिनिश करना है। एडेप्टेशन की बात करते हैं। एडेप्टेशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म, एनी एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म का कोई भी एट्रीब्यूट जिसके अंदर क्या आया हो, जिसके अंदर कोई भी चेंज आया हो, उसने अपने आप को अडेप्ट किया, कोई चेंज, एडेप्टेशन ली। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो किसी भी लड़की की जब शादी होती है तो वो अपने मम्मी पापा के घर में कुछ अलग तरीके से रहती है, और जब शादी हो जाती है तब वो कुछ अलग तरीके से रहती है, जिसकी वजह से सब कहते हैं कि वो चेंज हो गई। नहीं भाई, वो चेंज नहीं हुई, उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया उस एनवायरनमेंट में, अपने में चेंजेस ले आई कि हाँ चलो ऐसे चल रहा है तो इस हिसाब से रह लेते हैं, उसे कहते हैं एडेप्टेशन, चेंजेस लाना। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी एट्रीब्यूट है उसके अंदर कोई भी चेंज आ जाए, चाहे मॉर्फोलॉजी बाहर से देखने में चेंज आए, चाहे एनाटॉमी अंदर से चेंज आए, चाहे फिजियोलॉजिकल में चेंज आए, चाहे बिहेवियर में चेंज आए, ताकि वो अच्छे से रह सके, सर्वाइवल उसकी अच्छी हो, रिप्रोडक्शन अच्छी हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी शादी की बात करी, तो अगर लड़की अपने मम्मी पापा के घर में जैसे रह रही है वैसे ही अगर अपने इन लॉज के घर में रहेगी तो फिर उसका जीना थोड़ा है मुश्किल हो जाएगा। पहले का टाइम पे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, अब तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा जीना मुश्किल हो जाएगा, तो वो अपने आप में चेंजेस ले आती है। ठीक है, सो दैट अडेप्ट कर लेती है। उसी तरीके से ऑर्गेनिज्म भी जो है अडेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम उन चेंजेस की बात करेंगे, हम उन अडेप्टेशन की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब ये जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आया है वो हमेशा के लिए आया। वो शादी वाली जो मैंने बात की ना, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, और कुछ उसका लेना देना नहीं है। तो ये जब भी टाइम के साथ वो एडेप्टेशन कैसी होती है, जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाती है, हमेशा परमानेंट, उसके जीन्स में ही फिक्स हो जाएगी वो एडेप्टेशन। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, बहुत टाइम पीरियड के साथ आपको क्या देखने को मिलेगी, उसमें जेनेटिकली फिक्स्ड हो गई। मतलब उसके बाद के जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सारे के सारे जेनेटिकली फिक्स, उसके अंदर वो एडेप्टेशन आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसा शादी में नहीं होता है। ठीक है, विद द टाइम एडेप्ट, इसीलिए मैंने बोला शादी वाला जस्ट एक समझाने के लिए एग्जांपल लिया है, लेकिन वो जेनेटिकली फिक्स्ड नहीं होता है। क्लियर है। अब हमें एडेप्टेशन कौन कौन सी पढ़नी है, एक तो डेजर्ट की पढ़नी है। डेजर्ट मतलब गर्मी वाली एरिया, वार्मर क्लाइमेट, कोल्डर क्लाइमेट की पढ़नी है, फिजियोलॉजिकल पढ़नी है, बायोकेमिकल पढ़नी है और बिहेवियरल पढ़नी है। कौन कौन सी एडेप्टेशन पढ़नी है, एक पढ़नी है डेजर्ट वाली, कोल्डर क्लाइमेट की, फिजियोलॉजिकल की, बायोकेमिकल की और बिहेवियरल की। डेजर्ट में आपको प्लांट्स और एनिमल दोनों की पढ़नी है, तो फटाफट से पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं एडेप्टेशन इन डेजर्ट इन प्लांट्स, मतलब डेजर्ट वाले जो प्लांट हैं, ऐसे प्लांट जो डेजर्ट में आपको देखने को मिलते हैं, बेचारे वो अपने अंदर क्या क्या एडेप्टेशन ले आते हैं। पहले उनकी जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है, तो जितने भी डेजर्ट में प्लांट्स रहते हैं उनकी स्टेम फोटोसिंथेसिस करती है। फॉर एग्जांपल ओपेंशिया, स्टेम जो है मॉडिफाइड हो जाती है, वो फोटोसिंथेसिस करती है। तो लीफ क्या हो जाती है, लीफ कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पाइन्स में, किसमें, स्पाइन्स में। लीफ किसमें कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइन्स में। अगर ओपेंशिया कैक्टस याद करो तो जो कैक्टस के कांटे हैं, कैक्टस के जो कांटे हैं वो लीफ है बेटा, कैक्टस के कांटे लीफ हैं, और जो आपको स्ट्रक्चर दिखता है वो स्टेम है। तो वो जो कांटे हैं ना वो लीफ हैं। तो फोटोसिंथेसिस कौन करेगा भाई, फोटोसिंथेसिस खाना तो चाहिए, तो स्टेम लीफ कर रही है उधर।
उसी तरीके से और डेजर्ट प्लांट के अंदर क्या मॉडिफिकेशन आ जाती है, उनके पास थिक क्यूटिकल हो जाता है, मतलब एक क्यूटिकल की लेयर बना लेते हैं। क्यूटिकल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्यूटिकल आपका रूट में प्रेजेंट होता है कि स्टेम में प्रेजेंट होता है, क्यूटिकल जो है स्टेम में प्रेजेंट होता है, तो थिक क्यूटिकल बना लेंगे। लीफ में क्यूटिकल प्रेजेंट होता है ताकि पानी का लॉस जो है कम हो सके, पानी का लॉस जो है कम हो सके। एक तो वैसे ही डेजर्ट में रह रहे हैं, पानी का लॉस और होगा तो हो लिया काम। और अपने स्टोमेटा को कैसा कर लेते हैं, संकन स्टोमेटा। कैसा स्टोमेटा कर लेते हैं, संकन स्टोमेटा। स्टोमेटा भी उनका कैसा होता है, सिकुड़ जाता है। कैसा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, संकन हो जाता है। कैसा हो जाता है, संकन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, उसी तरीके से कैम प्लांट्स भी जो हैं, उसी तरीके से कैम प्लांट्स भी जो हैं वो क्या करते हैं, उनका स्टोमेटा रात को खुलता है, दिन में क्लोज रहता है। रात को खुलता है और दिन में क्लोज रहता है। तो दीज आर द एडेप्टेशन डन बाय अ डेजर्ट प्लांट, दोज हु आर लिविंग इन डेजर्ट एरिया और वार्मर एरिया। क्लियर है, आगे बढ़े, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि ऐसे अब एनिमल्स भी तो कुछ एडेप्टेशन करेंगे। प्लांट ने इतनी सारी एडेप्टेशन कर ली गर्मी में रहने के लिए, तो एनिमल्स जो है वो क्या क्या एडेप्टेशन करते हैं, एनिमल्स जो है वो क्या क्या चेंजेस लेके आते हैं। एनिमल पहला चेंज लेके आते हैं जो एक कंगारू रैट है, ठीक है, एक कंगारू रैट है। कहाँ है, दैट इज इन नॉर्थ अमेरिका। कहाँ है कंगारू रैट, नॉर्थ अमेरिका का कंगारू रैट की अगर हम बात करी जाए तो उसका जो यूरिन है बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन है। कैसा यूरिन है, कंसनट्रेटेड यूरिन है, ठीक है, मतलब पानी कम है यूरिन के अंदर। उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट है फॉर रिमूवर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो जो भी उसे बाहर सामान भेजना होता है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी फीकल मैटर वगैरह है, उसके लिए उसे कम पानी की ज़रूरत चाहिए, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए उसे लेस वॉल्यूम ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जितनी भी उसकी वाटर रिक्वायरमेंट है वो किससे निकलती है, ठीक है। अब अपनी पानी की कमी किससे पूरी करता है वो कंगारू रैट, तो जो भी उसकी पानी की कमी है भाई उसे भी तो पूरी करने के लिए कुछ चाहिए, पूरी कैसे होगी। तो वट एवर द पानी की रिक्वायरमेंट वाया कंगारू रैट, जो भी उसकी पानी की कमी है वो पूरी कौन करता है, तुम्हारी पानी की कमी कौन पूरी कर रहा है। अगर घर की बात करें तो घर में आरओ लगा है, फ्रिज है, वाटर बॉटल है, ठीक है, घर की बात करें ना, थोड़ा सा मतलब इस तरीके से पढ़ो कि याद हो जाए। तो एडेप्टेशन की अगर हम एनिमल्स की अगर हम बात करें तो कंगारू रैट है भाई, उसके पास पानी, उसका बहुत, उसको पानी, उसने सॉरी इतना ज़्यादा ना बोलते बोलते एकदम फंबलनेस आ जाती है। तो वट एवर द एनिमल्स, जो भी एनिमल्स डेजर्ट एरिया में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंगारू रैट, नॉर्थ अमेरिका की बात करी जाए तो वो उनका जो यूरिन है बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है, बहुत कम पानी होता है और कम पानी यूज़ करते हैं अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें उनकी वाटर रिक्वायरमेंट पूरी कैसे होती है, दैट वाज डन बाय इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। जो उनके खुद के अंदर का फैट प्रेजेंट होता है उसको ऑक्सीडेशन करा देते हैं, जिसकी वजह से वाटर कैसा मिलता है, वाटर मिलता है आपको बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में। वाटर किस फॉर्म में मिलेगा, बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गई एडेप्टेशन हमने करा दी वार्मर एरियाज में, प्लांट की भी करा दी, एनिमल की भी करा दी। अब कोई एडेप्टेशन हमें कोल्डर एरिया में करानी है एनिमल्स के लिए। कहाँ करानी है, कोल्डर एरिया में। ठंडी जगह भी तो एनिमल्स रहते हैं, तो जितने भी एक्वाटिक मैमल्स हैं, जो भी एक्वाटिक मैमल्स हैं, जैसे कि सील, कौन सा एक्वाटिक मैमल, सील एक्वाटिक मैमल की बात करें, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पोलर एरियाज में। कहाँ देखने को मिलेगा, पोलर एरियाज में देखने को मिलेगा। उसके पास क्या होता है, दैट इज अ थिक लेयर ऑफ फैट। एक फैट की थिक लेयर होती है जिसे ब्लबर कहते हैं, जो कि कैसे काम करती है, दैट इज वर्क एज अ इंसुलेटर और बॉडी हीट को रिड्यूस करती है, बॉडी हीट को रिड्यूस करती है और हीट की इंसुलेटर की तरह काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑर्गेनिज्म के पास जो शॉर्टर ईयर और लिम्फ होते हैं, छोटे छोटे कान, छोटे छोटे लिम्फ होते हैं, वो भी किस में हेल्प करते हैं, हीट लॉस को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। बॉडी के हीट लॉस को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं।
उसे हम एलेंस रूल कहते हैं, ठीक है। तो जो भी कोल्डर एरियाज के एनिमल होते हैं उनके छोटे छोटे कान, छोटे छोटे लिम्ब होते हैं ताकि हीट लॉस कम हो सके, उसे एलन रूल कहते हैं। उसके अलावा जो एक्वाटिक मैमल, जो पानी में, ठंडे पानी में, कोल्डर एरिया में पानी में रह रहे हैं, जिन्हें सील है, उनके पास एक थिक लेयर की फैट देखने को मिलेगी जिसे ब्लबर कहते हैं। इंसुलेटर की तरह काम करता है और बॉडी हीट को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट, अगर हम बॉडी हीट लॉस को रिड्यूस करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका कोल्डर और वार्मर। अब बचे तीन, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल और बायोकेमिकल। पहले देखते हैं फिजियोलॉजिकल। अगर हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल, तो अगर रोहतांग पास के पास चले जाओ जहाँ हाइट 3500 से ज़्यादा है, ये क्वेश्चन आ सकता है कितनी हाइट है, रोहतांग पास में कितनी हाइट है, 3500 से ज़्यादा है, मोर देन 500, मोर देन 3500। नेक्स्ट, वहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन जो है कम होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है कम होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जो है वो भी कम होता है। तो क्या होता है, पल्पिटेशन होने लग जाएगी, ऐसे दुख 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 होती है कि लबडब होती है, लबडब होती है ना, ऐसे लबडब लबडब होने लग जाएगी, ठीक है। वो ना एक पल्पिटेशन टाइप की फील होती है, उसे दुख ही दुख कहेंगे। लबडब इज तो हार्ट बीट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें नोजिया, बहुत हाइट पे चले जाओ ना, वॉमिटिंग वॉमिटिंग जैसा फील होगा, ठीक है, वॉमिटिंग हो भी जाएंगी, उसी को हम कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। उसके अलावा अगर हम फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात करें कि उससे हमारी जो बॉडी है कैसे कोप अप करती है, जब हम इतने ऊपर पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो है कैसे अडाप्ट करेगी, कैसे करेगी, तो आरबीसी काउंट जो है बढ़ जाता है, ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लंबी लंबी सांसें लेंगे, ठीक है। और क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के साथ, जिससे वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दिस इज अ फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, तो जो आर्की बैक्टीरिया है वो हाई टेम्परेचर पे फ्लरिश करता है, हॉट स्प्रिंग में, मतलब आपको आर्की बैक्टीरिया बहुत फ्लरिश मतलब बहुत देखने को मिलेगा हॉट स्प्रिंग वाले एरिया में और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर पे जो आर्की बैक्टीरिया वो कैसे रह जाते हैं, वो क्या एडेप्टेशन कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि होता है थर्मोस्टेबल एंजाइम, जिसे टाक पॉलीमरेज कहते हैं। तो बायोकेमिकल एडेप्टेशन क्या है, बायोकेमिकल एडेप्टेशन है ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स और ऐसी फिशीज जो मेरीन एरियाज में रहते हैं, मेरीन मतलब सी वाले एरियाज में रहते हैं, ठीक है, ओशियन की डेप्थ में रहते हैं, तो वहाँ पे प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, कितना ज़्यादा हो जाता है, दैट इज 100 टाइम्स नॉर्मल देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो दैट इज अ बायोकेमिकल एडेप्टेशन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशन। बिहेवियरल एडेप्टेशन में एक डेजर्ट लेजर्ड है, ठीक है, जो कि सन में आके बास किंदा सन करती है, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, आराम से आके लेटी हुई है, उसने अपने बिहेवियर में चेंज लेके आया। जैसे ही टेम्परेचर बिलो हो जाता ना उसके कंफर्ट जोन से टेम्परेचर कम हो गया तो वो आएगी आराम से सन के नीचे, हीट एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। और इसके अलावा क्यों ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि उसके पास फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं है जो मैमल्स के पास होती है, ठीक है। और जैसे ही एम्बियंट टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जैसे ही एम्बियंट टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो शेडी एरिया में चली जाती है, कम हो जाता है तब तो ये काम कर रही है, सन के नीचे आ रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रही है, और जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगी तब शेडी एरियाज में जाएगी। कुछ ऐसी स्पीशीज़ जो होती हैं बिहेवियरल एडेप्टेशन में, कुछ ऐसी भी स्पीशीज़ होती हैं जो कि सॉइल के अंदर गड्ढा कर लेती हैं, ठीक है, और वहाँ जाके छुप जाती हैं, एस्केप कर जाती हैं ताकि ग्राउंड की हीट से जो है बच सके, ठीक है। जो भी ग्राउंड में हीट है, जो भी गर्मी हो रही है उससे बचने के लिए गड्ढा कर दो, उसके अंदर घुस के चले जाओ, ठीक है, छुप जाओ जाके जब तक गर्मी चल रही है, ठीक है। लेट्स सी द एडेप्टेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एडेप्टेशन? While considering the various alternative available to the organism for coping with the extreme to their environment, अब हम बात करते हैं एडेप्टेशन की। तो एडेप्टेशन क्या होता है? द रिस्पॉन्सिव एंड द एडेप्टेशन। एडेप्टेशन वो एट्रीब्यूट है ऑर्गेनिज्म का, वो कुछ भी चेंज लिया है मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर में,
जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है अच्छे से सर्वाइव कर पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए अपने हैबिटेट में। बहुत सारे एडेप्टेशन इस तरीके से इवॉल्व हो गए हैं ओवर अ लॉन्गर इवोल्यूशनरी टाइम, क्योंकि बार बार कर रहे थे तो इवॉल्व हो गए। और एडेप्टेशन कैसी हो गई है, दैट दे आर जेनेटिकली फिक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, जब बाहर पानी नहीं है, तो जो कंगारू रैट है इन द नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट, नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट में जो कंगारू रैट है वो अपनी वाटर रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करता है, बाहर पानी नहीं है तो जो क्या करता है, जो उसके अंदर का फैट है उसका ऑक्सीडेशन करा लेता है, जिसमें वाटर कैसा मिलता है उन्हें, एज अ बाय प्रोडक्ट। उसके यूरिन में भी आपको कैसा यूरिन देखने को मिलेगा, कंसंट्रेटेड यूरिन। साथ के साथ बहुत कम पानी का इस्तेमाल करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए। तो ये कैसा मीन्स है, दैट इज ये आपको डेजर्ट एरिया में देखने को मिलेगा, जो कि एनिमल ने अपने आप में एडेप्टेशन की। उसके अलावा डेजर्ट एरिया की देखो, ये आगे ये डेजर्ट एरिया प्लांट्स की बात की है। इन्होंने क्या एडेप्टेशन की है, ये थिक क्यूटिकल बना लेते हैं अपने लीफ सरफेस पे, ठीक है। और स्टोमेटा को इस तरीके से अरेंज करते हैं इन अ डीप पिट, ताकि पानी का जो लॉस है कम हो सके, ठीक, थ्रू द ट्रांसपिरेशन। उसके अलावा इनके पास एक स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है जिन्हें हम कैम पाथवे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, स्टोमेटा जो है दिन के टाइम पे क्लोज रहता है, रात के टाइम पे ओपन रहता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि ओपेंशिया, जिनमें कोई भी लीफ नहीं होती, क्योंकि लीफ किस में बन जाती है, कांटों में बन जाती है। दे आर रिड्यूस्ड इनटू स्पाइंस। और जो उसमें फोटोसिंथेसिस कौन करता है, दैट वाज डन बाय फ्लैटेंड स्टेमन, ठीक है। सो दिस इज अ फ्लैटेंड स्टेमन और इस पे ये कांटे प्रेजेंट है। तो ये कांटे जो है दैट इज अ लीफ, और जो स्टेमन बनाई है वो फोटोसिंथेसिस कर रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कोल्डर क्लाइमेट में मैमल्स क्या करते हैं, उनके पास छोटे छोटे कान होते हैं, छोटे छोटे लिम्ब होते हैं, जिसकी वजह से हीट लॉस को वो क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। इसी को एलन रूल कहते हैं। उसके अलावा अगर हम पोलर सीज वगैरह में देखें तो एक एक्वाटिक मैमल होता है जिसका नाम है सील। उसके पास थिक लेयर देखने को मिलती है फैट की, जिसे ब्लबर कहते हैं, जो कि स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, इंसुलेटर की तरह काम करती है और बॉडी हीट लॉस को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने बहुत सारी एडेप्टेशन कर ली फिजियोलॉजिकल मीन से, ठीक है। जैसे कि जब हाई एल्टीट्यूड में चले जाओ, 3500 से ऊपर, मोर देन 500, रोहतांग पास नियर मलाली, ठीक है, एंड मानसरोवर में चले जाओ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको एल्टीट्यूड सिकनेस देखने को मिलेगी। क्या होता है उसमें, नोजिया मतलब वॉमिटिंग, लगना, फटीगनेस थकान, हार्ट पल्पिटेशन, वॉमिटिंग लग भी जाती है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होता है। हाई एल्टीट्यूड में प्रेशर कम होता है, प्रेशर भी कम होता है, ऑक्सीजन भी कम होती है। तो ऐसे में क्या करते हैं, ठीक है, ऐसे में क्या करते हैं ऐसे में क्या होता है, तो हमारी जो बॉडी है वो लो ऑक्सीजन एवेबिलिटी को कैसे इंक्रीज करती है, कैसे कंपनसेट करती है। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है तो क्या करेगी, बहुत सारी आरबीसी बना देगी, ठीक है। और क्या हो जाता है, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है, कि हीमोग्लोबिन जो है किससे बाइंड करता है, दैट इज बाइंड विद ऑक्सीजन, ठीक है, उसको रिड्यूस कर देगी और ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देगी, ठीक है। तो जो भी लोग हिमालय रीजन वगैरह में रहते हैं, अगर आप चेक करोगे तो उनका जो आरबीसी काउंट है वो एज कंपेयर टू नॉर्मल जो प्लेन एरिया में रह रहे हैं हम जैसे लोगों के कंपैरिजन में कम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपको मेटाबॉलिक रिएक्शंस देखने को मिलती है। हैंस ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोसीड इन अ नैरो रेंज टेम्परेचर, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस। बट बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स भी हैं जो कि कब रहते हैं, हॉट स्प्रिंग में और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में, ठीक है। इनके कहने का मतलब है मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है नैरो टेम्परेचर रेंज में काम करती है, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे माइक्रोब्स, आर्की बैक्टीरिया जो हैं वो 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे रहते हैं। बहुत सारी ऐसी फिशेज हैं जो दैट दे आर थ्राइव इन अंटार्कटिका वाटर।
जहाँ का टेम्परेचर जो है हमेशा बिलो ज़ीरो होता है, ठीक है। सो अ लार्ज वेराइटी ऑफ मेरीन इनवर्टिब्रेट्स और फिशेस जो कि ओशन की डेप्थ में रहती हैं, जहाँ का प्रेशर 100 टाइम नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा होता है। ये सारा ऑर्गेनिज्म जो है एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में कैसे रह लेते हैं, दे शो अ बायोकेमिकल एडेप्टेशन। कैसी एडेप्टेशन शो कर रहे हैं, बायोकेमिकल एडेप्टेशन शो कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशन की, तो इसमें एग्जांपल है डेजर्ट लिजर्ड का, ठीक है, जो कि इनके पास क्या है, फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं है जो कि मैमल्स के पास होती है। तो ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कांस्टेंट क्रिएट करने के लिए बिहेवियर मीन में एडेप्टेशन लेके आती हैं। जैसे कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है, बिलो ड्रॉप देयर कंफर्ट जोन, ठीक है, सर्दी आ गई, ठंडी आ गई, तो दे बास्क इन द सन, हीट एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है। और जैसे ही गर्मी, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो शेडी एरियाज में चली जाती है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी हैं जो सॉइल के अंदर बोरोइंग कर लेते हैं, गड्ढा कर लेते हैं और जाके छुप जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं ताकि वो ग्राउंड की हीट से जो है बच सके, ठीक है। मैंने ये लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ाया है, प्लीज़ मेक श्योर कि इस लेक्चर को उतना ही अच्छे से पढ़ें और बहुत अच्छे से जो है इसे कंप्लीट करें। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है दैट इज़ अ पॉपुलेशन, और रेस्ट जो एक और टॉपिक है आपका पॉपुलेशन इंटरेक्शन, दैट इज़ आई एम गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट क्लास। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है, मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट की थी तो मैं अभी भी कंप्लीट कर सकती हूँ, बिकॉज ये जो वीडियो है इतनी लंबी वीडियो नहीं है कि मैं कंप्लीट नहीं कर सकती, लेकिन माय बेसिक कंसर्न इज़ ऑलरेडी 1 hour 45 minutes की वीडियो हो चुकी है। अगर मैं और लंबी खींचूंगी तो आपके लिए भी काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो खींच के 3 घंटे में फिनिश कर दूँगी, ठीक है, लेकिन 1 hour 45 minutes की वीडियो हो चुकी है, 1 घंटे का और टॉपिक बचा है, वो हम कल की क्लास में कर लेंगे। आपने पूरे साल नहीं पढ़ा ना, और आप एक दिन पढ़ रहे हो और सोच रहे हो सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन रोज़ पढ़ोगे, अपने आप को थोड़ा सा पुश करोगे, सोचोगे कि रोज़ पढ़ना है, चाहे 6 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे, 8 घंटे, धीरे धीरे टाइम पढ़े हो। आप अगर आज मोटिवेशन लेके बैठे हो और सोच रहे हो आज 13-14 घंटे पढ़ लोगे और कल बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। फ़र्क तब आता है जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, रोज़ कंसिस्टेंट रहते हो, ठीक है। वो डेडिकेशन होना चाहिए कि आज 6 घंटे पढ़ा है तो कल 7 पढ़ेंगे, 8 पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे, या आज 14 घंटे पढ़े हैं तो आज आपकी बिल्कुल हालत ख़राब है, बहुत बीमार हो, कुछ भी कंडीशन है, लेकिन आप फिर भी पढ़ रहे हो, दैट इज़ योर डेडिकेशन टुवार्ड्स योर नीट एग्ज़ाम, ठीक है। वो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कोई बहुत छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, नीट इजीली क्लियर हो जाएगा, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, बहुत लोग बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है। नीट इज़ ओनली अबाउट योर डेडिकेशन, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड योर पेशेंस एज वेल, ठीक है। अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही होगी, बहुत बच्चों को मार्क्स कम आ रहे होंगे तो लग रहा होगा कि कैसे होगा, कैसे चीज़ें कोप अप होंगी, हम कैसे करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे कर पाओगे। आप ये नहीं सोच सकते कि जो बच्चा 2 साल से बैठ के पढ़ रहा है उसके 680 690 आ रहे हैं, तो कल आप 14 घंटे पढ़े थे तो आज आपके टेस्ट में 620 भी नहीं आए। अरे भाई, उसकी 2 साल की मेहनत है, आपने एक दिन में कैसे कवर कर ली। हाँ, रोज लगे रहोगे तो पक्का कवर करोगे। बस ये सोच के पढ़ो कि जिस टाइम तुम नहीं पढ़ रहे हो ना 1-2 घंटे, ये सोचो उस टाइम कोई तुमसे 10 बच्चे आगे निकल रहे हैं क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो फ़ोन स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत अच्छा लेक्चर बनाया है, प्लीज़ मेरी मेहनत तो ज़ाया आई डोंट नो, बट प्लीज़ पढ़ लेना, बहुत अच्छे से कवर किया है, एक एक चीज़ बहुत ढंग से समझाई है, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। सो जस्ट सी द लेक्चर and complete, and all the best for your exam. See you in the next video.